आज के हमारे जो मेहमान हैं उनके लिए मुझे हरिवंश राय बच्चन जी की कविता अग्निपथ की 4 लाइनें याद आ गई। तू ना थमेगा कभी, तू ना थकेगा कभी, तू ना मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। जी हां, आज हमारे साथ हैं मशहूर पत्रकार, और वो कोई अग्निपथ से कम नहीं उन्होंने लांगा है, और आज वो सबके पथ प्रदर्शक भी हैं। मशहूर पत्रकार, लेखक और दूरदर्शन का जिन्होंने एक तरह से चेहरा बदला, अशोक श्रीवास्तव जी हमारे लिए सौभाग्य। और अशोक जी, आपको एक बात बताऊं मैं पहले, अक्सर ना हम लोग बात करते हैं कि भाई परिवर्तन कैसे रहा। परिवर्तन को आंकने के लिए भी ना एक संदर्भ बिंदु चाहिए होता है। आप हमारे लिए और भारत की पत्रकारिता के लिए एक संदर्भ बिंदु है जिनसे हम जानते हैं कि भाई परिवर्तन हुआ कितना है। बहुत बहुत स्वागत सर, एंड थैंक यू। थैंक यू करण जी, आपने बुलाया और अग्निपथ आपने जैसे कविता पढ़ रहे थे तो मुझे अचानक से लगा कि हाँ, सचमुच ये संघर्ष भरी जिंदगी अग्निपथ से कम नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और कभी कभार मैं सोचता हूं इतनी हिम्मत आप में आ कहां से गई, इतने बड़े बड़े पंगे लेने की और इतने तूफानों को झेलने की। ये एक सोचने वाली बात है। एक चीज आती है अशोक जी, कई बार लोग कहते हैं कि भाई ये तो दूरदर्शन में है, पिछले 23 साल से दूरदर्शन में है। पर मुझे ये लगता है कि आप ना एक वृक्ष समान है, आपकी जड़ें मजबूत होती गई और आपका एक तरह से स्तर और कद बढ़ता चला गया, और आज उसमें कई छोटे छोटे जो होते हैं ना पौधे, वो भी आगे आ रहे हैं और कईयों को छाया मिल रही है। आपका सफर अगर मैं कुछ शब्दों में पूछूं, कैसा रहा ये 23 साल का? आपको कैसा लगता है आज जब मुड़ के देखते मैं हैं? हमेशा मुझे एक गीत है, बहुत फेमस गीत है बॉलीवुड का, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। जी तो मुझे हमेशा वही याद आता है। पता नहीं कितनी जंग लड़के मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, और मालूम नहीं आज क्या हूँ क्या नहीं हूँ, तो इसका आकलन तो लोग करेंगे। लेकिन हाँ, मैंने अपनी जड़ें पकड़ कर रखी। जड़ें कितनी गहरी है भी नहीं कह सकता। 23 साल तक दूरदर्शन में रहना अपने आप में कोई कम बात नहीं थी। मेरे सामने कितने लोग आए, कितने लोग चले गए, लेकिन मैं वहाँ पर जमा रहा। बहुत सारे लोग बाहर ये भी कह सकते हैं कि शायद इसको बाहर नौकरी नहीं मिलती। ये भी इसमें शायद आधा सच है। जब मैं नौकरी की तलाश कर रहा था तो मुझे नौकरी मिली नहीं। जब मुझे मतलब कहीं बाहर मिली नहीं। जब मुझे कुछ बाहर से कुछ ऑफर आए तब मेरा जाने का मन नहीं हुआ, और अब शायद मैं कभी प्रयास नहीं करता। और बहुत सारे लोगों को ये लगता है, क्योंकि मुझे इतना समय हो गया, बहुत सारे लोगों को लगता है, बहुत सारे लोग मुझे ऑफर नहीं करते। वो इसलिए नहीं करते क्योंकि इनको लगता है यार ये तो सरकारी है ना, ये तो दूरदर्शन में इसको पक्की नौकरी होगी। हालांकि वी आर कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज, लेकिन लोगों को लगता है। तो पता नहीं जिंदगी ऐसे बीतती चलेगी, लेकिन मुझे लगता है कि आज मैं जहां पर हूं, जिस मुकाम पर पहुंचा हूं, मैं खुश हूँ, संतुष्ट हूँ कि ज़िंदगी में कुछ कर पा रहा हूँ, लोगों का प्यार मिल रहा है। और जैसा आपने कहा, लोग ये भी श्रेय देते हैं, मुझे मालूम नहीं मैं इसका कितना हकदार हूँ, लोग ये भी श्रेय देते हैं। अक्सर सोशल मीडिया पर लिखते हैं कि आपने दूरदर्शन का चेहरा बदल दिया। लोग ये लिखते हैं हम आपके कारण दूरदर्शन देखने लगे। किसी व्यक्ति ने एक दिन ट्वीट करा, उसने लगा कि सर मैं 15-20 साल हो गए थे मैंने दूरदर्शन नहीं देखा था, आपके कारण मैं दूरदर्शन पर 20 साल बाद फिर से आ गया। तो बड़ा अच्छा लगता है कि शायद ज़िंदगी में कुछ किया। नहीं नहीं सर, बहुत कुछ किया, और मैं तो बड़ा शुक्रगुजार हूं अगर आप कहीं और जा रहे थे और आप वहां नहीं गए। इससे हमारे पब्लिक ब्रॉडकास्टर, बिकॉज दूरदर्शन इज पब्लिक ब्रॉडकास्ट, एंड इसको इतना उत्थान मिला, इसमें मैं तो बहुत वो। पर अब थोड़ा सा जर्नी आपकी ना हम पीछे से स्टार्ट करते हैं। तो आपने इतने प्रधानमंत्री देखे, इतने आईएनबी मिनिस्टर्स देखे, और 2014 के बाद से जो रूप बदला, और मैं कहूंगा दो टूक जब शुरू हुआ आपका 2016 से रूप बदला। अब जब लोग ये कहते हैं कि भाई अभिव्यक्ति की आजादी पर हमले हो रहे हैं, लोग अब अपनी खुल के बात नहीं कह पा रहे हैं, 2014 के बाद से तो फैशिज्म आ गया है, आप कैसे देखते हैं इसको? क्योंकि आपने तो दोनों तरफ देखा हुआ है। मैं इसीलिए मेरे शो में भी जब कोई ये बोलता है ना कि भाई अभिव्यक्ति की आज़ादी हिंदुस्तान में नहीं है, और लोग बोलते हैं कि फासिज्म है, लोग बोलते हैं मोदी हिटलर, तो मुझे कई बार जो है ना, मुझे हंसी भी आती है और कई बार मुझे गुस्सा भी आ जाता है। और मैं कई बार, बल्कि एक बड़ा मज़ेदार वाकया हुआ। एक कांग्रेस के एक प्रवक्ता मेरी डिबेट में बैठे हुए थे, तो उन्होंने ऐसे ही कह दिया। उन्होंने बोला आप दूरदर्शन पर हैं और दूरदर्शन पर सरकारी चैनल है, आपको पता है कि आप हमारी आवाज़ दबा रहे हैं। मैंने कहा आवाज़ दबा रहे हैं? मैंने कहा आज मैं आपको आवाज़ दे रहा हूं। मैंने कहा जब तक कांग्रेस की शासन था, आपकी सरकारें थी, दूरदर्शन पर विपक्ष को बुलाया नहीं जाता था। तो उन्होंने बोला कि आप झूठ बोल रहे हैं।
मैंने कहा अच्छा। मुझे कहने लगे अरे आपको मालूम नहीं 2014 में नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू दूरदर्शन पे गया था जब वो विपक्ष के नेता थे। मैंने अपना सर पकड़ा, मैंने बोला भाई साहब आप क्या बोल रहे हैं, वो इंटरव्यू लेने वाला मैं था। और उसके बाद इंटरव्यू लेने के कारण मुझे 3 महीने तक इंटरव्यू दूरदर्शन में शंट कर दिया गया था। ये कहानी आपको नहीं पता। मैंने कहा मुझे तो क्योंकि उन्होंने रिसर्च किया नहीं था। तो बेसिकली सच बात ये करण जी, देखिए दूरदर्शन पर मैं बार बार कहता हूँ ये दौर जो है, मैं मानता हूं अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए सबसे स्वर्णिम काल है जी। क्योंकि आप सब कुछ खुलकर बोलते हैं। दूरदर्शन पर आकर अगर सोचिए, नरेंद्र मोदी का विरोध करने वाले दूरदर्शन में आते हैं, कांग्रेस का विरोध, बीजेपी का विरोध करने वाले दूरदर्शन पर आते हैं, इस सरकार के बारे में जो मर्जी बोलते हैं, देश के प्रधानमंत्री को तानाशाह बोलकर जाते हैं। आप तानाशाह भी दूरदर्शन पर बोलते हैं, जिसको सरकारी चैनल बोलते थे, जिसको एक जमाने में राजीव दर्शन, इंदिरा दर्शन बोलते थे, दूरदर्शन नहीं बोलते थे। वहां पर आपकर आज बैठ करके प्रधानमंत्री को के लिए बोल के चले जाते हैं कि ये तानाशाह हैं, ये जो है फलाना है, ढिमकाना है, ये जो है जुमलेबाज हैं। और उसके बाद आपको दोबारा भी वहां पे बुलाया जाता है उसी चैनल पर। और कितनी आजादी चाहते हैं आप? इससे ज्यादा आजादी की आप कल्पना कर रहे हैं क्या? आप फर्ज कीजिए कि इंदिरा गांधी को इमरजेंसी के दिनों में क्या मतलब दूरदर्शन पर क्या देश के किसी समाचार पत्र में इंदिरा गांधी को तानाशाह नहीं लिख सकते थे, क्योंकि और सिर्फ तानाशाह क्या, इंदिरा गांधी की नीति की आलोचना नहीं कर सकते थे। आज आप दूरदर्शन पर आते हैं, कहते हैं सरकार की आर्थिक नीतियां बकवास हैं, अर्थव्यवस्था डूब रही है। दूरदर्शन पर आके डीडी न्यूज पर बैठ करके कहते हैं सरकार की शिक्षा नीति खराब है। सर हर नीति की आप बखिया उधेड़ते हैं, उसके बाद आप कहते हैं तानाशाही है और बोलने की आज़ादी नहीं है। इससे ज़्यादा बोलने की आज़ादी कहाँ मिलेगी? आप हर रोज़ यूट्यूब बना करके, आपका एजेंडा सुबह उठते हैं यूट्यूब बनाते हैं, नरेंद्र मोदी को गाली देंगे, सरकार को गाली देंगे, और वो गाली भी क्या देंगे, कहेंगे देश में तानाशाही है। तो आपका वो YouTube जो है वो मिलियंस में लोग देखते हैं, आप उसी YouTube से पैसा कमाते हैं, लाखों रुपए आप महीने के कमाते हैं। नरेंद्र मोदी को तानाशाह कह के, सरकार को तानाशाह कह के लाखों रुपए महीने के कमाते हैं, और फिर आप कहते हैं देश में तानाशाही है। तो मुझे लगता है ये तो धंधा बन गया है, और मुझे लगता है कि शायद इससे उनको इनकम ज्यादा होती होगी, तो इसलिए इस तरह का नैरेटिव चलाते हैं। सच कह रहा हूँ, दूरदर्शन में भी ऐसी आज़ादी इससे पहले नहीं थी। तो असली फाशिज्म जिसे हम कहते हैं वो कैसा दिखता है, अशोक जी जरा बताइए। क्योंकि 2014 से पहले आपने अभी बात करी नरेंद्र मोदी जी का इंटरव्यू, वो वाला जो इंटरव्यू था जो आपका लिया हुआ था, जिसके कारण 3 महीने तक आपको शायद लेट नाइट ड्यूटी या अर्ली मॉर्निंग और लेट नाइट पे कर दिया, और उसके कुछ अंश भी एडिट हो गए, बहुत कुछ हुआ था। जरा उस दौर पे जरा हमें थोड़ा सा बताइए, उस इंटरव्यू से स्टार्ट करके देखिए क्या था उस टाइम पे। एक्चुअल में आपको बताऊं, ये मैंने अपनी किताब में भी, जो मेरी पहली किताब थी और थोड़ी पुरानी बात हो गई, लेकिन आज बता दूं, 10 साल जब तक यूपीए की सरकार थी, नरेंद्र मोदी दूरदर्शन पर प्रतिबंधित थे। नरेंद्र मोदी को दूरदर्शन पर नहीं दिखाया जाता, मुख्यमंत्री होने के बावजूद नहीं दिखाया जाता था। न सिर्फ दिल्ली में, बल्कि गुजरात तक में। आप सोचिए कि गुजरात में, जहां पर कि गुजरात सरकार का विज्ञापन मिलता था दूरदर्शन को, जो रीजनल सेंटर था, वहां पर नरेंद्र मोदी को नहीं दिखाया जाता था। लगभग ब्लैकआउट था। थोड़ा बहुत जो सरकारी चीजें होती गुजरात में दिखाई, गुजरात में भी बैन थे, गुजरात में भी बैन थे, मतलब वहां पर भी जो है दूरदर्शन पर, और अगर दिखाया जाता था तो उनके खिलाफ एक अलग तरह का प्रोपेगेंडा होता था जो चलता था। मुझे अच्छी तरह से याद है, जब सरकार, जब यूपीए की सरकार आई, तो हमारे यहाँ पर दूरदर्शन में एक स्पेशल सेल बना था। और उसको मैं फिर कह रहा हूँ, मैंने अपनी किताब में ये सारा विस्तार से, जो पहली मेरी किताब थी उसमें लिखा था। दूरदर्शन में एक स्पेशल सेल था। उस स्पेशल सेल में मैं खुद देखता था कि तीस्ता सीतलवाड़ आती थी। उस स्पेशल सेल में ये प्लान होता था कि कैसे नरेंद्र मोदी के खिलाफ, गुजरात के खिलाफ जो है एंटी वो करनी है, कैसे उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा न्यूज बनानी है। तो ये सब कुछ वहां बैठकर तय होता था। तो नरेंद्र मोदी को लगभग प्रतिबंधित कर रखा था। इन सब का आना जाना था। तीस्ता सीतलवाड़ तो मैंने खुद कई बार देखा वहां पर, वो स्पेशल सेल में, वहां पे पूरी प्लानिंग होती थी, तो वो वहां पर आती थी। मतलब वो एक एक्सटेंडेड आर्म थी। एग्जैक्टली, बिल्कुल वो एक्सटेंडेड आर्म थी, क्योंकि हम लोग तो उस कमरे में जाते नहीं थे जहां पर ये सारी प्लानिंग होती थी, हम लोग का अलाउड नहीं था। तो वहाँ पर जो है सरकार के प्रचार का काम होता था, और दूसरा काम वहाँ पर कैसे मोदी को रोकना। और मुझे लगता है उसके पीछे कहीं ना कहीं एक थॉट थी, कांग्रेस को ये लग रहा था कि शायद भाई नरेंद्र मोदी उनके लिए खतरा हो सकते हैं, तो नरेंद्र मोदी को कैसे दिल्ली आने से रोकना, उसकी पूरी प्लानिंग उनकी वहाँ पर होती थी। तो यहाँ तक कि मैं फील्ड रिपोर्टिंग उस समय काफ़ी करता था, और मैंने गुजरात में भी लगातार चुनाव कवर किए थे। लेकिन उसके बाद
मैंने देखा कि मुझे साल याद नहीं, लेकिन उसके बाद 2 गुजरात के चुनाव ऐसे हुए जहाँ पे मुझे रिपोर्टिंग के लिए भी नहीं भेजा गया, और उसके पीछे सीधा सा उनका पर्पस था कि भाई ये आदमी जाएगा तो क्या रिपोर्ट करेगा, तो वो जिनको भेजते थे अपने प्लानिंग के हिसाब से भेजते थे कि ये रिपोर्ट गुजरात से आनी चाहिए, उस हिसाब से भेजते थे। तो 2014 में क्या हुआ, मुझे मेरी थोड़ी बहुत जान पहचान नरेंद्र मोदी जी से पहले से थी, ऐसे कि जब वो गुजरात में एक छोटा सा बीजेपी का दफ्तर था खानपुर में, तो वहां पर मेरा 1-2 बार 2-4 बार मुलाकात हुई थी। और जब वो मुख्यमंत्री बन गए तब भी मेरी थोड़ी बहुत मुलाकात थी उनसे। 2-4 बार मैं जब भी गुजरात जाता था उनसे मिलने की कोशिश करता था, मुख्यमंत्री के तौर पर, क्योंकि मैं रिपोर्ट तो कर नहीं सकता था, उनकी रिपोर्ट करूंगा तो लगेगी कहाँ। तो लेकिन उनका कर्टसी कॉल हमेशा आता था कि पूछते थे, हमेशा फोन पे पूछते थे कैसे हो अशोक, अगर मुलाकात नहीं भी हो पाती थी। तो 2014 का समय था, उस समय क्या हुआ कि सब मीडिया में नरेंद्र मोदी उस समय, क्योंकि बीजेपी ने उनको प्रोजेक्ट कर दिया था, पूरे मीडिया में छाए हुए थे, सब उनके इंटरव्यू के लिए दौड़ रहे थे, मतलब दुनिया में हर बड़ा पत्रकार उनका इंटरव्यू करना चाहता था। तो मैं जो छोटा सा मेरी टीम थी, मेरी टीम के लोग मेरे से कहने लगे कि अरे अशोक जी आप क्यों नहीं ट्राई करते मोदी जी का इंटरव्यू, आपकी तो जान पहचान है, आपको शायद इंटरव्यू मिल जाए। तो मैंने कहा यार मेरी जान पहचान है, लेकिन दूरदर्शन पे इंटरव्यू चलेगा कहाँ, मैं इंटरव्यू उनका मांगूंगा, चलाऊंगा कहाँ। तो फिर मुझे किसी ने एक दिन बताया कि सर वो फलाना 2 हमारे यहाँ से रिपोर्टर और एंकर हैं, वो उनका ट्राई कर रहे हैं इंटरव्यू। तो मुझे हैरानी हुई, मुझे पता चला उन्होंने कोई चिट्ठी भी भेज दी है मोदी जी के यहाँ। तो मुझे हैरानी, मैंने कहा अच्छा इंटरव्यू के लिए कोशिश करना है और परमिशन मिली है क्या। तो मैं हमारे डीजी थे उनके पास गया, मैंने उन डीजी से कहा, खान, अब उनकी डेथ हो गई, खान साहब थे, तो मैंने खान साहब से पूछा, मैंने कहा सर मुझे पता चला कि मोदी जी के इंटरव्यू के लिए कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं। तो उन्होंने अनमने मन से कहा हाँ 1-2 लोगों ने कोशिश कर रहे हैं अपनी, मिल जाएगा तो देखते हैं। तो मैंने कहा सर मैं कोशिश करूँ, तो उन्होंने कहा ठीक है करो। तो उन्होंने ऐसे, तो उसके पीछे मुझे लगता है उन्होंने ऐसे कहा होगा, उनको पता होगा लगा होगा नहीं मिलेगा, होगा थोड़ी। तो उसके बाद फिर मैंने संपर्क किया मोदी जी के ऑफिस से, मैंने फिर संपर्क करा तो मुझसे कहा गया कि भाई आप एक रिटर्न में दूरदर्शन की ओर से रिक्वेस्ट भेज दीजिए। अच्छा। तो हमारी जो डायरेक्टर थी, मैं उनके पास गया, मैंने बोला कि मैम एक चिट्ठी ऐसे ऐसे चाहिए, मेरी उनके ऑफिस में बात हुई है मोदी जी के ऑफिस में। तो उन्होंने बोला चिट्ठी तो नहीं मिलेगी, चिट्ठी हम नहीं देंगे, लेटर हम नहीं देंगे, आप खुद कर सकते हैं तो कर लीजिए, लेटर हम नहीं देंगे। तो ये पहला वाकया था जिससे लगा कि हाँ रिजेक्शन है, कि भाई चिट्ठी नहीं देंगे, आप वर्बली आप बात करते रहो। फिर मैंने वर्बली बात की, गुजरात में अपने मित्रों से भी बात करी और मैंने संदेश पहुंचाया मोदी जी तक कि भाई मुझे इंटरव्यू करना है। अब देखिए एक मोदी जी की शार्पनेस का मैं बार बार इसका जिक्र करता हूँ, उस व्यक्ति की सोच जो उनकी शार्पनेस देखिए, उनको उस वक्त भी पता था कि दूरदर्शन की कीमत क्या है, दूरदर्शन डीडी नेशनल की कीमत क्या है और ऑल इंडिया रेडियो की कीमत क्या है। इसीलिए मैंने कहा ऑल इंडिया रेडियो में प्रधानमंत्री बनते उन्होंने मन की बात कार्यक्रम शुरू किया, क्योंकि उनको पता था कि ये कितना पावरफुल मीडियम है और इसको कैसे कचरा बना के सरकार ने रखा है। तो मेरे से पहला सवाल हुआ कि क्या ये इंटरव्यू डीडी नेशनल पर जाएगा। अच्छा। अब डीडी नेशनल का मतलब ये है कि आप टारगेट कर रहे हो कि देश के कोने में कोई गरीब आदमी के पास दूर की, जहां पर कोई चैनल नहीं है, कोई केबल नहीं है, लोग टीवी चलाते हैं, अपने एंटीने से टीवी देख लेते हैं, वो वहां तक अपनी बात पहुंचाने के लिए उनको दूरदर्शन एक मंच दिखा। तो मैंने कहा सर मैं प्रयास करूंगा, लेकिन डीडी न्यूज पे तो जाएगा, और डीडी न्यूज का भी रीच और नेटवर्क वैसा ही है। अचानक से मुझे उसके इंटरव्यू के लिए कॉल आ गया। अब जब कॉल आ गया तो मैंने अपनी टीम को बोला और फटाफट हम लोग पहुंचे वहाँ पर। जब पहुंचे तो इंटरव्यू, खैर हमको आधा घंटा दिया था इंटरव्यू, आधे घंटे का समय था, लेकिन वो 1 घंटा करीब पूरा इंटरव्यू हुआ। और इंटरव्यू होने के बाद मैंने वहीं से वो टेप वेब सब मैंने तुरंत फीड कर दी। अब जैसे ही मैंने फीड कर दी उसके बाद से मतलब कोई भी चैनल होता तो उसको तुरंत एयर कर देता, प्रोमो चलाता। लेकिन क्या हुआ, मुझसे भी मैंने जब भेज दिया तो मुझे लगा कि शाम तक इंटरव्यू चल जाएगा। मैंने फिर उसके बाद दोपहर तक देखा कोई प्रोमो नहीं चला, कुछ नहीं चला। तो उसके बाद मैंने फिर कॉल करके पूछा भाई क्या हुआ, बोले नहीं अभी उस पर डिसीजन होगा। तो मैंने कहा फिर मैं तब तक दिल्ली आ गया। तो उस दिन नहीं चला इंटरव्यू। मुझे फिर हमारे जो सेकंड बॉस थे, डीजी के नीचे एडीजी थे, मैंने उनको फ़ोन किया। मैंने बोला सर इंटरव्यू चला नहीं कल। बोले तुम ऑफिस आ जाओ, तुमसे बात करेंगे।
अच्छा। तो मैं बोला ठीक है। मैंने कहा मैं ऑफिस पहुंच गया। तो ऑफिस में पहुंचा, संडे का दिन था शायद उस दिन। मैं ऑफिस पहुंचा और मैंने कहा बताइए। तो मुझे उन्होंने फ़ोन करके कहा, जो एडीजी थे, कि अशोक शायद ये इंटरव्यू जाएगा नहीं। मैं मतलब मेरे पसीना पसीना। आप सोचिए कि मतलब इतना बड़ा इंटरव्यू और बहुत बड़ा मुझे मोमेंट है वो बड़ा लाइफ का। आपके एक पत्रकार की ज़िंदगी का जी इतना जी। बड़ा मोमेंट कह रहे इंटरव्यू जाएगा नहीं। मैंने कहा क्या हुआ सर? तो उन्होंने बोला कि जो खान साहब हैं उन्होंने मना किया है। उन्होंने कहा इंटरव्यू ये टेलीकास्ट होने लायक नहीं है। अच्छा, तो क्यों क्यों टेलीकास्ट होने लायक नहीं? ये मुझे नहीं मालूम क्यों। अच्छा, तो ये हाँ। इंटरव्यू टेलीकास्ट होने लायक नहीं। मैंने कहा टेलीकास्ट होने लायक नहीं हम्म। है। फिर मुझे पता चला, मुझे एक और आदेश आता है। जिस रूम में मैं बैठा था उस रूम से थोड़ा सा आगे हमारी एडिटिंग सूट था, जहां पर ही एडिटिंग हो रही थी। हम्म। तो मैंने कहा सर मैं एक बार देखना चाहता हूं। तो मुझे कहा गया कि जहां एडिटिंग हो रही है यू आर नॉट अलाउड टू गो देयर। ओ। आप वहां जा नहीं सकते जहां एडिटिंग हो रही है। अब मुझे और झटका लगा। मैंने कहा ऐसा क्या? ये होता है रियल ये फांसीवाद जिसे कहते हैं। ये तानाशाही होती जी है जी। कि आपका इंटरव्यू जाएगा नहीं, आप वहां नहीं जा सकते, जो हाँ। इंटरव्यू करके उसको आप देख नहीं सकते। जी जी। तो फिर जो है ये सब कुछ चल रहा था। तो मुझे लगा यार ये तो मामला बड़ा गड़बड़ है। तो मुझे रियली उस दिन सचमुच जो जो रियल फासिज्म होता है मुझे, तो मुझे जो है फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद मेरे पास फ़ोन आया। फ़ोन आने के बाद मुझे बोला कि डीजी सर ने बुलाया। तो मैं गया उनके रूम में, मैंने दरवाज़ा खोला। तो बोले तुमने दंगों का सवाल क्यों नहीं पूछा, गुजरात दंगों का। अब इसको लेकर मुझे जब मैं इंटरव्यू करने जा रहा था तब भी मुझे कहा गया था गुजरात दंगों का सवाल जरूर पूछना। मुझे एक दो सवाल दंगों के दिए गए थे, लेकिन मैंने दंगों पर कोई सवाल नहीं पूछा। उसका एक बड़ा स्पष्ट रीजन था। एक रीजन ये था, दंगों पर नरेंद्र मोदी से 50 सवाल हो चुके थे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका था, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद दंगों पर एज ए जर्नलिस्ट मुझे लग रहा था मुझे जितना समय मिला उसमें मैं कुछ नया पूछूं, नवीनता लाएं कुछ। नवीनता इंटरव्यू में, कुछ ऐसी चीज जो एक ब्रेकिंग न्यूज बने, खबर बने। तो मैं वो सोच कर गया था। तो इसलिए मुझे लगा कि नहीं दंगों का तो मैंने कहा सर उसमें कुछ था नहीं। तो बोले नहीं वो तो आउटगोइंग प्रोसेस है, अभी तो सुप्रीम कोर्ट में एक डिसीजन आया, लेकिन अभी तो रिव्यू पिटीशन लग सकती है, अभी तो पता नहीं क्या क्या हो सकता है। अच्छा। मैंने कहा सर रिव्यू पिटीशन, मैं हैरान। मैंने कहा तो मैंने बोला सर क्या करना है क्या इंटरव्यू का। तो बोले नहीं इंटरव्यू का तुमने अच्छे सवाल नहीं पूछे। मैंने कहा अच्छा। तो फिर मैं नीचे आ गया और सच बात तो है उसके बाद मैंने जैसा अपनी कहानी में भी लिखा है, जी जी। मैं उसके बाद नीचे आया, अपने ऑफिस से निकला, बहुत भारी मन था। मतलब जिंदगी में मुझे लग रहा था इससे बड़ा सदमा नहीं लग पर सकता। आपने उस समय जो किया ना, मैं उससे आपका फैन बन गया। अब आप बताइए आपने फिर किया क्या? नहीं तो आप करेंगे क्या? हाँ। देखिए जब आपके सामने कोई रास्ता नहीं होता जी जी। और जब आपको लगता है कि अब आप बिल्कुल फंस गए हैं, और दूसरी बात यह है अगर तानाशाही है हाँ। तो क्या हम तानाशाही को स्वीकार कर लें? बिल्कुल नहीं कर। क्या हमको तानाशाही के, मुझे अभी भी लोग बोलते हैं, मैं कई बार अंदर से मुझे लोग बोलते हैं मैं बागी हो जाता हूं। तो एक जर्नलिस्ट और एक वो तो हमारी जी वो है ना। तो जब मैं गाड़ी से उतर के मैं अपने गाड़ी लेकर चला गया। एक जगह मैंने गाड़ी रोकी और गाड़ी में चुपचाप बैठा, मैं सोचता रहा कि मैं क्या करूं। मतलब अंदर से मैं शायद उस दिन मुझे ठीक से याद नहीं, लेकिन मैं शायद रोया भी कुछ समय के लिए कि भाई ये मेरे साथ क्या हो रहा है। बहुत बड़ा मोमेंट है आपकी तो लाइफ का। मुझे लगा कि मतलब, और मुझे क्या हुआ उस समय मेरे पास बार बार नरेंद्र मोदी जी के ऑफिस से उनके ओएसडी फोन कर रहे थे। अच्छा, वो पूछ रहे थे इंटरव्यू कब जा रहा है, ठीक है ना। अब मैं उनको क्या जवाब दूं और मैं दुनिया को क्या जवाब दूं और मेरी अपनी क्या रहेगी एक पत्रकार के रूप में। तो ये सब सोचते सोचते मेरे मन में अचानक मुझे ध्यान आया, मुझे लगा नहीं इसके खिलाफ रिवोल्ट करना चाहिए। अब मैंने कहा रिवोल्ट मैं कैसे करूं। तो एक सोशल मीडिया हैंडल हैं और वो मीडिया न्यूज़ रूम की जो है इनसाइट ट्वीट करते थे, उनका अच्छा खासा हैंडल चल रहा था। अब तो वो हैंडल नहीं है उस हिसाब से। तो वो मुझे डीएम करते थे अक्सर, मतलब कुछ भी न्यूज़ रूम के बारे में। तो मैंने उनको डीएम किया, मैंने कहा मेरे पास एक खबर है कि आप चलाएंगे। मैंने कहा, उन्होंने पूछा क्या। मैंने बोला मैंने नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू किया और वो डीडी पर टेलीकास्ट करने से रोक दिया गया। तो वहां से व्हाट शॉकिंग, मतलब मोदी का इंटरव्यू जो दुनिया करना चाहती है, दुनिया देखना चाहती है, आप कह रहे हो जाएगा नहीं। तो उन्होंने कहा कि पूरा डिटेल भेजो। मैंने डिटेल भेजा तो उन्होंने कहा कि मैं इसको अभी ट्वीट कर रहा हूँ, लेकिन आप रीट्वीट मत करना वरना आप फंस जाओगे, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैंने दे दिया
और क्या हुआ कि उन्होंने ट्वीट कर दिया। जैसे ही उन्होंने ट्वीट किया, जंगल में आग जैसा आधे घंटे में वो वायरल, भयंकर वायरल। हम लोग सब तक आ गई थी ये बात कि भाई ये क्या भयंकर हो वायरल गया। क्या हो गया। तो जैसे ही वो वायरल हुआ, उसके बाद मेरे पास पहला फोन जो आता है वो अभी जो जवाहर सरकार हैं, जो सीईओ हैं, क्योंकि वो भी उस समय गेम खेल रहे थे एज ए ब्यूरोक्रेट। उनको समझ आ रहा था जवाहर सरकार को कि अब सरकार जो है बदल रही, और वो अंबिका सोनी के एंटी थे उस वक्त। अंबिका सोनी वगैरह जो है, अंबिका सोनी उस वक्त नहीं, अंबिका सोनी नहीं, उस वक्त आनंद शर्मा थे, आनंद शर्मा थे। हाँ, आनंद शर्मा थे, सॉरी। अंबिका सोनी के वो मनीष शर्मा के एंटी थे, आई एम सॉरी। वो मनीष जो नहीं, मनीष तिवारी एंड भी मिनिस्टर, मनीष तिवारी के एंटी थे, और उनके बीच एकदम ऐसे थे। वो मनीष तिवारी को कैसे डाउन करना है, कैसे करना है, वो सब करते रहते थे। तो जवाहर सरकार को उसमें लगा कि ये मेरे राजनीति करने का वक्त है। हाँ। उनके ऑफिस से मेरे पास फोन आया कि अरे तुमने इंटरव्यू किया, तुमने बताया नहीं। हाँ। अब बताया नहीं मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि सीईओ को पता ना हो इंटरव्यू मैंने किया। तो मैंने बोला जी वो तो इंटरव्यू मैंने करा था और वो इंटरव्यू जान ही रहा है। बोले अच्छा हम बात करते हैं वो करके। तो उन्होंने जो है कहा कि हम देखेंगे। उसके बाद मेरे पास कॉल आता है डीजी ऑफिस से, ये मीडिया वॉचर कौन है जिसने ट्वीट किया था। मैंने कहा सर मुझे नहीं मालूम। तो फिर वहां से फोन रख दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद तब तक जो है, अब बात जब हो गई तो फिर मजबूरी थी, अब तो आप नहीं करेंगे तो आपको जूते पड़ने ही पड़ने हैं। तो फिर उसको इंटरव्यू को जो है ये हुआ कि इंटरव्यू चलाया जाएगा। फिर मेरे पास दोबारा एडीजी, जिन्होंने मुझे, जो मेरे साथ में थे, जो मेरे सपोर्ट में थे, उन्होंने मुझे फोन करके कहा कि अशोक बवाल हो गया बड़ा, और इंटरव्यू आपने कहा नहीं हमारा पुराना काम है ये करना। तो उन्होंने कहा कि इंटरव्यू तो जाएगा, अभी एडिट हो रहा है, एडिट होगा। तो जैसे ही वो पता चला मुझे इंटरव्यू जा रहा है तो मुझे थोड़ा लगे, लेकिन इंटरव्यू को काट छाट करके 55-56 मिनट का इंटरव्यू उसको 25-26 मिनट का कर दिया गया। काफी काट दिया था बहुत, मतलब बुरी तरह से। और उसमें से वो हिस्से काटे गए थे जो हिस्से मतलब वायरल कंटेंट के थे, और जो न्यूज वर्दी थे, जो प्रियंका गांधी से जुड़े थे, जो अहमद पटेल से जुड़े थे, वो हिस्से काट दिए गए, इंपॉर्टेंट हिस्से काट दिए गए उसके। तो वो एडिट करके तो फिर मुझे कहा, तो मैंने प्रोमो, फिर उसके बाद बोले थोड़ी देर में प्रोमो चल जाएगा। तो मैंने फिर सीईओ ऑफिस को मैंने जवाहर सरकार को एक बार मैंने थैंक्स कर दिया कि हाँ जी इंटरव्यू जा रहा है, थैंक यू। तो उसके बाद वो इंटरव्यू, तो फिर मैंने उनके ओएसडी को, मोदी जी के ओएसडी को भी बता दिया कि इंटरव्यू टेलीकास्ट होने वाला है, इतने बजे टेलीकास्ट होगा। तो ये सब मैंने कर दिया। फिर क्या हुआ कि वो इंटरव्यू जब टेलीकास्ट हुआ तो उस दिन तो फिर बवाल हो गया, क्योंकि दूरदर्शन पर गया। और अच्छा मैं यहाँ पर एक चीज़ और बोल दूँ, जी इससे, क्योंकि ये इंटरव्यू जाए, इस इंटरव्यू से पहले हम लोग राहुल गांधी का इंटरव्यू भी ट्राई कर रहे थे। अच्छा, दूरदर्शन ट्राई कर रहा था। इनफैक्ट ये बात है अप्रैल की, जब मोदी जी का इंटरव्यू हुआ। वो एक और इंटरव्यू भी तो दे के बैठे हुए थे। हाँ, वो ये अप्रैल की बात थी। लेकिन जनवरी से राहुल गांधी के इंटरव्यू के लिए कोशिश की जा रही थी। अच्छा। और उसके लिए मुझे ही कहा गया था कि मैं इंटरव्यू के लिए क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लूं। राहुल गांधी का इंटरव्यू करने के लिए। जनवरी की बात है। तो राहुल गांधी का जनवरी 2014, तो राहुल गांधी के इंटरव्यू के लिए मैं तैयारी करके बैठा था, और मैंने खुद राहुल गांधी के ऑफिस में, उस वक्त शायद कनिष्क थे, राहुल गांधी का पीआर देखते थे, मैंने खुद कनिष्क को कई मैसेज किए थे, मैंने खुद कई एसएमएस मेल डाले थे। तो एक बार की ये भी हुआ, मुझे ये कहा गया कि भाई नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू हम इसलिए नहीं चला रहे क्योंकि राहुल गांधी ने इंटरव्यू नहीं दिया। तब मैंने कहा राहुल गांधी के ऑफिस में मैं 7-8 बार मेल भेज चुका हूं, मैं मैसेज कर चुका हूं, अगर राहुल गांधी इंटरव्यू नहीं देंगे तो क्या हम नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू टेलीकास्ट नहीं करेंगे? ये कहाँ की बात हुई? हमने तो राहुल गांधी को रोका नहीं, हम तो कह रहे हैं 2 इंटरव्यू। लेकिन राहुल गांधी का, क्योंकि अर्नब गोस्वामी वाला गुफ अप हो चुका था, इसलिए अर्नब गोस्वामी उनकी अच्छे से धुलाई हो चुकी थी, तो इसलिए उन्होंने, राहुल गांधी की टीम ने तय किया था कोई इंटरव्यू नहीं देंगे। ठीक है, विनाशकारी विपरीत बुद्धि इसी को कहते हैं ना। आपको देने के बजाय वो चले गए वहां पे, कहते हैं ना मगरमच्छ के मुंह, वो शेर के मुंह में जाके उन्होंने अपना सर दे दिया। तो ठीक है, तो वो जो है फिर तो खैर ये फिर ये हुआ कि इंटरव्यू टेलीकास्ट हो गया। टेलीकास्ट होने के बाद अब देखिए, जिसने एडिट किया उसकी बुद्धि भी देखिए, मुझे नहीं पता किसने, क्योंकि मैं तो वहां अलाउड ही नहीं था। जिसने एडिट किया, अच्छा मुझे वीडियो एडिटर्स वगैरह ने बताया, कहानी अंदर से बताया, जो वीडियो एडिटर मेरे दोस्त थे, उन्होंने बोला कि वहां पे बोल रहे थे ऐसा हुआ वैसा हुआ। लेकिन
जो ऑफिस का ड्राइवर था उसने मुझे एक और कहानी बताई, क्योंकि ये सारे लोग ऐसे थे, मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है, सब लोग मुझे प्यार करते हैं, मानते हैं। तो मुझे वो ड्राइवर ने बताया कि सर आपका टेप जब आपका वो देखने के बाद आपका पूरा इंटरव्यू चलाया गया, उसमें से पॉइंट्स नोट किए गए हैं। ये मुझे वीडियो एडिटर ने बताया कि उसके पॉइंट्स नोट किए गए, और उसके बाद डीजी सर उठ के कहीं चले गए और फिर ऑफिस वापस आए नहीं। ठीक है, वो कहाँ गए वो ड्राइवर ने बताया जी वो गए थे अहमद पटेल जी के। तो उन्होंने पूरे इंटरव्यू को 10 जनपद को रिपोर्ट किया था। 10 जनपद ने फिर शायद कहा कि इंटरव्यू ये ना चलाया जाए, तो नहीं चलाया गया। लेकिन जब डिसाइड हो गया कि चलना है, तो 10 जनपद से जो संदेश आए थे वो हिस्से काटे गए, वो हिस्से एडिट कर दिए गए। वो एडिट करके फिर वो इंटरव्यू चला। अब वो जब इंटरव्यू चल गया तो जिसने एडिट किया था उसने नरेंद्र मोदी की एक लाइन नहीं काटी, लास्ट की। नरेंद्र मोदी जी ने लास्ट में कहा चलिए भाई बहुत हो गया, और आप लोग तो मेरे को दिखाते नहीं हैं, मेरे को आपने प्रतिबंधित कर रखा है, लेकिन उसके बावजूद मैंने आपको आधा घंटा कहा था, पर मैंने आपको 1 घंटा टाइम दिया। अब पब्लिक ने मुझे गालियां देनी शुरू करी कि आपने नरेंद्र, क्योंकि वो लाइन चल गई, ऑन एयर चल गई। लोगों ने कहा कि भाई तुमने जब 1 घंटे का इंटरव्यू लिया था, आधे घंटे का क्यों दिखाया? अब जब लोगों ने ये कहा तो मैंने फिर नीचे ट्वीट में, मुझे गालियां पड़ रही थी, मैंने कहा भाई मेरा एडिट करने में कोई रोल नहीं है, मैं ये इंटरव्यू बिल्कुल 56 मिनट का था, लेकिन एडिट करने में मेरा कोई रोल नहीं है। मैं इतना कह के चुप हो गया। लेकिन उसके बाद टाइम्स ऑफ इंडिया में कहाँ से खबर आई प्रियंका गांधी वाली, वो आज तक रहस्य है। वो मैं नहीं जानता कि वो चीज, क्योंकि मेरा रोल नहीं है। टाइम्स ऑफ इंडिया में आई थिंक पेज पे ये था कि नरेंद्र मोदी जी ने प्रियंका गांधी को कहा वो मेरी बेटी समान है। बेटी कहा कि हाँ मेरी बेटी समान है, दूरदर्शन ने काट दिया, जबकि ये कहा नहीं था। नहीं कहा था, उन्होंने कहा था बेटी है, बेटी मां के लिए तो लड़ेगी ही। अब इसमें भी देखिए क्या हुआ, इसमें भी टाइम्स ऑफ इंडिया की जो खबर थी, उस खबर के आधार पर लोगों ने नरेंद्र मोदी को गालियां देनी शुरू करी दोबारा। ठीक है ना, कि प्रियंका गांधी ने नरेंद्र मोदी ने कहा वो करके, और तब भी लोगों ने गाली नहीं दी थी। गांधी गुस्से में आ गई थी, मेरे पिता तो सिर्फ राजीव गांधी हैं। अच्छा, लोगों ने जैसी ये खबर टाइम्स ऑफ इंडिया में, लोगों ने प्रियंका गांधी को पकड़ लिया। प्रियंका गांधी ने कहा कि मेरे पिता तो राजीव गांधी हैं। अब लोगों ने कहा कि भैया नरेंद्र मोदी को गालियां पड़नी शुरू हो। यहाँ पे रेणुका चौधरी ने स्टेटमेंट दे दिया कि नरेंद्र मोदी किसी के पिता होने लायक नहीं है। अब आप सोचिए कि इस तरह से, तब जो है मेरे पास फोन आया उनके मोदी जी के ऑफिस से कि भैया हमने ये कहा नहीं है, ये खबर कहां से चल गई। मैंने कहा जी मुझे क्या पता, मैं तो खुद नहीं पता, और वो जो इंटरव्यू का कटा हिस्सा वो मेरे पास नहीं है। मैंने कहा वो तो लॉक कर रखा है, मैं वहां जा भी नहीं सकता। तो ये हुआ कि कैसे कह दिया गया। तो अब ये बात आई कि जो चीज नरेंद्र मोदी ने कही नहीं उसके लिए नरेंद्र मोदी को गालियां पड़ रही हैं। तब फिर उनके ओएसडी ने कहा कि भाई हमने पूरा एक टेप करके रखा हुआ है, हम आज शाम को इसको पूरा का पूरा यूट्यूब पे डाल रहे हैं, ताकि ये क्लियर हो जाए कि नरेंद्र मोदी ने प्रियंका गांधी को बेटी जैसी नहीं कहा। ठीक है, तो वो फिर यूट्यूब पे चल गया पूरा का पूरा, उन्होंने अपने चैनल से यूट्यूब पे चल गया। अब जब वो पूरा यूट्यूब पे चल गया, तब उसके जो कटे हिस्से थे उसके ऊपर पूरे मीडिया में डिस्कशन होने लगी। तो इस तरह से सर, ये आपने जो यहाँ पर, एक तो मैं कहूँगा थोड़ा सा आपने दिमाग भी लगाया है ना, और मेरे ख्याल से मैं इसकी बड़ी प्रशंसा करता हूँ। मुझे लगता है एक सनातनी आज की तारीख में अपनी जो एक छात्रा स्पिरिट थी, जिसे कहते हैं कि भाई अगर कोई फांसीवाद देख रहे हैं, कोई जुल्म देख रहे हैं, तो हम उससे लड़ेंगे भी, आवाज भी उठाएंगे। आपको नहीं लगता ये चीज कम होती गई? और इस वजह से, इस बारे में आपने भी अक्सर बात करी कि जो हिंदू समाज है हमारा, उसको बहुत टेक इट फॉर ग्रांटेड लिया गया। Exactly. कभी डेंगी मलेरिया से इनके धर्म को कंपेयर कर दिया, कभी कहा इनको एक्सटर्मिनेट करना है। आपको लगता है ये स्पिरिट मिसिंग है लड़ने की, बात करने की? आप सही कह रहे हैं, और ये अब धीरे धीरे आ रही है लोगों में। अब सोचिए ना, अब संभल हमारे सामने एक उदाहरण है। 46 साल तक वहां पर शिव मंदिर में होली नहीं मनी। 46 ईयर्स। हम कौन से देश में रह रहे हैं जी? हम कोई पाकिस्तान में रह रहे हैं कि होली नहीं मनेगी? क्या अभी भी किस देश का रूलर कोई औरंगजेब है कि होली नहीं मनेगी? 46 साल तक संभल में होली नहीं मनती। हमको पता भी नहीं चलता, संभल का पूरी डेमोग्राफी बदल गई थी। हमको पता भी नहीं चलता कि वो संभल जहां पर करीब करीब 80-90% हिंदू थे, वहां घटकर अब वो 30%, 20% रह गए, क्योंकि हम लोग लड़ नहीं रहे थे। और जो लड़ नहीं रहे थे उसके कारण हिंदुओं की जो स्थिति है इतनी खराब हो गई थी। और ये जो है कहीं ना कहीं लोगों में अब जो है ये बात आई है कि हमको लड़ना है। तो वही जो है कि जैसे मैंने कहा ना, मैं अगर उस दिन बैठ जाता कि मेरी जॉब है, मुझे नौकरी करनी है, जीवन का आपकी काया ही अलग वो मेरी, मैं उसके बाद मैं अपने आप को
शीशे में अपनी शक्ल कैसे देखता? हाँ, मैं कल को किसी से इंटरव्यू मांग सकता हूं क्या? मैं शीशे में अपने आप को देख नहीं सकता था अगर मैं, तो मुझे कैसे भी करके वो इंटरव्यू प्रसारित करना था, ये मेरी जिम्मेदारी थी। उसको मैंने प्रसारित करा और उसके बाद ईश्वर में, हमारे यहाँ कहते हैं अगर आपका मन अच्छा होता है, आप अच्छे भाव से काम कर रहे होते हैं तो ईश्वर आपकी मदद करता है। तो ईश्वर ने मेरी मदद की। ईश्वर ने मदद ऐसे की कि वो टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर आई, वायरल हो गया, पूरा इंटरव्यू वायरल हो गया। बहुत वायरल और हुआ। जो इंटरव्यू अगर आराम से चलता, अगर बिना किसी काट छाट के चला देते, तो शायद वो 2 दिन न्यूज बनता, 3 दिन बनता। लेकिन जो कुछ किया इन्होंने, जो उसके कारण वो इंटरव्यू उस समय चुनाव में पूरे, मुझे याद है 2 हफ्ते तक उस इंटरव्यूज के ऊपर डिस्कशन हो रहा था, उस इंटरव्यूज के ऊपर जो है खबरें बन रही थी। मेरा वन ऑफ द फेवरेट इंटरव्यूज है। हाँ। मैं आपको बताऊं, मैंने वो पूरा इंटरव्यू ढंग से देखा था, जी, बिकॉज जी, जी। इतनी चर्चा में था। हाँ। एंड दाद देनी पड़ेगी प्राइम मिनिस्टर, जो अब है प्राइम मिनिस्टर, जो उस समय नहीं थे, उन्होंने बड़ा शार्प इंटरव्यू दिया बिल्कुल था वो। बिल्कुल बिल्कुल बिकॉज उस इंटरव्यू में हमने एक ह्यूमन साइड देखी, एकदम। है ना, कि उन्होंने कहा भाई मेरे को कोई वो नहीं है प्रियंका वाड्रा से, बिकॉज भाई एक बेटी अपनी बेटी माँ अब माँ के के लिए लिए कर रही और है। ये सेंटिमेंट ना, मैं रूरल इंडिया की बात करूं जहां पर इतना केबल नेटवर्क और ये नहीं पहुंचा था, ये सेंटिमेंट्स की बड़ी वैल्यू है वहां। एग्जैक्टली। उससे आपका उस व्यक्ति का जो है ना, उसकी सोच और उस व्यक्ति का कद पता चलता है कि वो व्यक्ति देख रहा है कि अच्छा ये अपनी माँ के लिए प्रचार कर रही है, तो उसके लिए मैं नहीं बोलूंगा, अपने भाई के लिए कर रही है, तो मैं पारिवारिक उस पर हमले नहीं करूंगा। ये एक नेता अगर सोच रहा है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? आज तो लोग नरेंद्र मोदी की जो माँ अब नहीं है, उनकी जो पिता नहीं है, उनके लिए पॉलिटिकल टिप्पणी कर देते हैं। और वो भी उस नरेंद्र मोदी ने उस वक्त कहा कि भाई प्रियंका अपनी बहन की भूमिका में है, माँ की वो उनकी बेटी की भूमिका, मैं उसमें नहीं। तो ये उनका बड़प्पन था। तो इस चीज को लेकर के तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये सब चीजें ना, ईश्वर आपके साथ आता है। तो ये बताइए अशोक जी, जैसे आपने ये वाला दौर तो देखा, आज का जो चल रहा है, सनातन को खुल के गाली दी जा रही है, आप में हमेशा से थी ये छात्रा स्पिरिट, तभी आपकी परवरिश में भी रही, आपके पिताश्री भी आरएसएस के रहे और बहुत स्वयं सेवक रहे, इमरजेंसी के टाइम पर भी वो अंडरग्राउंड थे, जब मीसा के विरोध तो में वो तानाशाही से ही लड़ रहे वो थे। तानाशाही से ही लड़ रहे थे, मैं वही कह रहा हूँ। तो आपने जो 1991 करीब से आप जो पत्रकारिता में आए, आपने ये पूरा दौर देखा, अंदर से आपके क्या चल रही थी जब आप देखते थे कि राम को काल्पनिक घोषित किया जा रहा है, राष्ट्रपति भवन का यूज किया जा रहा है एनडीटीवी की 25वीं वर्षगांठ मनाने के लिए, यासीन मलिक आ रहा है, मनमोहन सिंह उनका वेलकम कर रहे हैं, आपके अंदर कैसे उबाल होते थे, उसको कैसे शांत करते थे? क्योंकि आप कुछ बोल तो सकते नहीं थे उस समय खुल करके इस बारे में। कैसा वो दौर कैसा था आपके लिए अंदर ही अंदर? देखिए, ऐसा था कि जब मैंने जर्नलिज्म की शुरुआत की, आंखों देखी तक, जहां तक मुझे याद है, वहां तक मैं रिबेल था और मैं खूब खुलकर रिपोर्टिंग करता था। यहाँ तक कि मुझे अच्छी तरह से याद है, जब मैं रिपोर्टिंग भी करता था, लिखता भी था। और कई बार ऐसा हुआ, एक बार चीन को लेकर मैंने एक रिपोर्ट की थी, वो भी दूरदर्शन की थी। तो आंखों देखी में उस वक्त मैं था, तो दूरदर्शन पर एक रिपोर्ट थी। उस वक्त सलमान हैदर करके भारत के विदेश सचिव होते थे, उन्होंने एक बार मेरे को पीआईबी के बिल्डिंग में डिटेन करवा दिया था कुछ घंटे तक। अच्छा। क्योंकि उनका था कि ये खबर नहीं चलनी चाहिए। आंखों देखी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि उस वक्त मैं खबर करके लाया था असम से, अर्ली 90s। यस। तो उन्होंने मेरे कैमरामैन को डिटेन करवा दिया था पीआईबी के बिल्डिंग में कि आप इनको वो करो, ये खबर, इन्होंने कैसे मैंने सवाल पूछ लिया था सलमान हैदर से चाइना को लेकर, और चाइना के राष्ट्रपति आने वाले थे। तो उन्होंने कहा इन दोनों को पकड़ के रखो अभी। तो वो तो खैर 5-6 घंटे बाद उन्होंने हमको छोड़ दिया और हमने खबर वो गलती से चल गई क्योंकि किसी को अंदाजा नहीं था क्या खबर है। तो वो दौर भी देखा मैंने। और उसके बाद से जब मैं नलिनी सिंह जी के साथ था, तो मुझे अच्छी तरह से याद है कि नलिनी सिंह जी मेरी कई बार स्क्रिप्ट काट देती थी कि अशोक तुम बड़ा तीखा लिखते हो, बहुत तुम अटैकिंग लिखते हो। तो वो एक तरह का था। लेकिन धीरे धीरे फिर मुझे एडिटोरियल पॉलिसी टेलीविज़न की और सब, तो मैं उस हिसाब से मैंने करना शुरू करा। जब मैं दूरदर्शन में आया तो मेरी जर्नी न्यूज़ पढ़ने से शुरू हुई, क्योंकि वहाँ पर एंकर के तौर पर शुरू हुई। तो जब मैंने एंकर, तो उसमें तो एडिटर्स, दूरदर्शन के जो ब्यूरोक्रेट्स होते थे, जो इन्फॉर्मेशन सर्विस, वो लोग न्यूज़ पढ़ लिखते थे, वो हमको करना होता था। तो उसमें बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं था जी। बाद में धीरे धीरे 2004, 5, 6 के बाद, क्योंकि दूरदर्शन में पॉलिटिकल
वो चीजें होती नहीं थी। कई बार जो चीजें हो रही होती थी खराब लगता था, लेकिन हमारे पास कोई जरिया नहीं था। ना उस समय आपके पास ट्विटर था, ना उस वक्त आपके पास यूट्यूब था, ना वैसी आजादी थी कि आप कर सको। आपको अजीब लगता था लोग सोए हुए हैं, क्योंकि लोग सोए हुए थे, मैं अपने को भी शामिल करूंगा, हमें इतना पता ही नहीं था ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, बिल्कुल, ये वक्फ एक्ट, ये नहीं पता था, ही ये नहीं पता था। मैं तो खुद कह रहा हूँ, जब जिस दौर में मैं दूरदर्शन में था, बहुत सारी ऐसी चीजें हुई। उसी समय हिंदू आतंकवाद की थ्योरी भी आई। सोचिए जरा, तब हम लोगों को अंदाजा नहीं था कि ये इतना डीप रूटेड है। हमको सुनकर हैरानी होती थी, खराब लगता था। जैसे मैंने कहा, मैं 1992 में जब ढांचा गिरा, मैं वहीं था। मैंने वो सब देखा था कि कार सेवकों का किस तरह से कार सेवक कर रहे थे, क्या कर रहे थे, वो सब मैंने देखा था। तो मेरे अंदर भी एक वो चीज देखकर लगा थी, हाँ अच्छा। लेकिन हमको ये नहीं लगता था कि हाँ कोर्ट में चल रहा है मामला, कोर्ट में चल रहा है। ये सब चीजें हम सुनते थे, लेकिन वो चीजें उबाल नहीं मारती थी उस हिसाब से, क्योंकि एक बड़ा एक ना बड़ा अजीब सा माहौल बना दिया, नैरेटिव सेट था। और वो पूरा का पूरा मीडिया उसमें, आज जो कहते हैं ना कि मीडिया में आज तो आपको दोनों तरफ की खबरें सुनाई देती हैं, दोनों तरफ। उस समय मुझे अच्छी तरह से याद है, आपको एक तरफ का नैरेटिव था, यही एनडीटीवी था, यही दूरदर्शन, एनडीटीवी, और एक दो सेट नैरेटिव था। सरकार से इतर जाकर क्या सोचिए कि उस समय जो है वो कौन सा दंगों को लेकर के जो एक बन रहा था, कानून बन रहा था, उसका कम्युनल वायलेंस बिल। उस समय कम्युनल वायलेंस बिल जो है, मैं आज सोचता हूँ ये रिसर्च का विषय है कि कम्युनल वायलेंस बिल जैसा जब एक विधेयक तैयार हुआ, उस वक्त भारत देश का मीडिया क्या कर रहा था? सोचिए, उस वक्त बीजेपी ने उसको लेकर आवाज उठाई थी, तब जाकर बीजेपी के हल्ले के कारण वो नहीं आ पाया। लेकिन ये रिसर्च का विषय है कि उस वक्त भारत का मीडिया, जो सो कॉल्ड बड़े बड़े पत्रकार थे, वो उस वक्त क्या कर रहे थे। मैं 1 मिनट दर्शकों को बता दूं, कम्युनल वायलेंस बिल जिसकी बात कर रहे हैं अशोक जी, वो ये बिल था कि अगर कहीं भी दंगे होते हैं तो जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है, जो कि हिंदू है, सबसे पहले शक के घेरे में वो आएंगे और केस उनके ऊपर होगा और उनको प्रूफ करनी होगी अपनी इनोसेंस। यही, हाँ एग्जैक्टली। उसमें कोई महिला अगर जाकर किसी हिंदू को कह दे कि इन्होंने मेरे घर पे पथराव किया और मेरा रेप करने की कोशिश की, उस हिंदू को पकड़ के जेल में डाल दिया जाएगा। उसको प्रूव करना है कि नहीं, उसने पत्थर नहीं फेंका, उसको प्रूव करना है कि उसने रेप अटेम्प्ट नहीं किया, उसको रेपिस्ट मान लिया जाएगा, इस हिंदू को दंगाई मान लिया जाएगा, सिर्फ किसी एक मुसलमान ने शिकायत कर दी। इतना खतरनाक, मतलब इस देश में हिंदुओं का रहना मुश्किल हो जाता। तो मैं ये सोचता हूं कि उस वक्त भारत का मीडिया क्या कर रहा था। ये रिसर्च का विषय है। जब कश्मीर से हिंदू निकाले जा रहे थे, उस वक्त भारत का मीडिया क्या कर रहा था? ये आवाजें क्यों नहीं उठी? आज तो एक जो है राणा अयूब जो है, जब चोरी करके विदेश जाने लगती है, चोरी करके कोरोना के नाम पर पैसा जुटाती है, उस पैसे की हेरफेर करके विदेश जाने लगती है, और उसको विदेश जाने से रोका जाता है, तब देश में इतना हल्ला मच जाता है कि सरकार को उसको छोड़ना पड़ता है कि भाई इसको जाने दो। उस वक्त का मीडिया क्या कर रहा था कि जिन्होंने कम्युनल वायलेंस बिल पर, जिन्होंने जो है हिंदुओं के उस पर कुछ नहीं किया, ये सारे के सारे मीडिया, और उसमें मैं भी दोषी हूं ना। मैं उस वक्त दूरदर्शन में था, लेकिन मुझे सच बात है, मेरी आंखें नहीं खोली थी। मैं मानता हूं, मैं उस वक्त बिल्कुल मेरी आंखें नहीं खोली थी, क्योंकि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है। जब हिंदुओं को आतंकवादी बनाने के लिए मुंबई आतंकी, हाँ उतना मुझे जरूर ध्यान है, जब मुंबई आतंकी हमला हुआ था, उसके बाद जब ये कहा गया, एक किताब आ गई संघ की साजिश, ये वो करके, तब मुझे 26/11 तब मुझे जरूर लगा था कि यार ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। लेकिन वो लकीली वो एक्सपोज हो गए बहुत जल्दी, क्योंकि कसाब पकड़ा गया था। नहीं तो कसाब का भी पूरा इरादा था इनका कि उसको कलावा बांध करके आया था, समीर दिखाना और हिंदू आतंकवाद की थ्योरी आगे बढ़ाना। राकेश मारिया जी ने अपनी किताब में लिखा, लेट मी स्पीक नाउ। तो वो सारा का सारा दौर जो है वो बड़ा खतरनाक दौर था। हम सब, आधे से ज्यादा लोग सोए हुए थे, आधे से ज्यादा लोगों को होश नहीं था, एक अलग नैरेटिव चल रहा था, मीडिया लगभग मृत प्राय था, जो सरकार एजेंडा देती थी उस तरह से चलता था। तो ये सब दौर देखा, ये सब दौर से भगवान हमको निकाल लाया। मैं मानता हूँ ईश्वर ने देश को बचाया। तो मीडिया जो उस जमाने का था अशोक जी, आज तो कह दिया जाता है गोदी मीडिया, उस समय का जो मीडिया है, मैं कभी कभार अचरज से सोचता हूँ, एनडीटीवी के 25वीं वर्षगांठ राष्ट्रपति भवन में मनाई जा रही है। ठीक, मेरा ख्याल है एनडीटीवी का लॉन्च भी प्रधानमंत्री के घर पर हुआ, प्रधानमंत्री के घर पे हुआ। और ये सब उस समय इनका क्या जलवाए जलाल थे, जरा मुझे ये बताइए। ये जो आजकल जो लोग रोते हैं, जिनको बैन नहीं किया जाता, बैन तो आपके जैसों को किया जाता है, आप उस 14 की एलिट लिस्ट में एक थे जिनको विपक्ष ने कह दिया था हम नहीं जाएंगे इनके शो पे,
पर जो इनके प्रिय हैं, जैसे राजदीप सारदेसाई हो गए, बरखा दत्त हो गए, ये सब थे, इनके क्या जलवाए जलाल थे उस टाइम पे, जरा ये हमें बताइए। इनके जलवाए जलाल ये थे कि इनके एक फोन कॉल पर प्रधानमंत्री निवास की दरवाजे खुल जाते थे। ये प्रधानमंत्री निवास में जब चाहे तब इनकी एंट्री होती थी। ये जब चाहे फोन पर प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री क्यों, क्योंकि ये तो सीधा सुपर प्रधानमंत्री से जुड़े हुए थे। हाँ, इनके लिंक जो है सुपर प्रधानमंत्री जी से होते थे, कांग्रेस के टॉप लीडरशिप से होते थे। तो प्रधानमंत्री इनके लिए क्या चीज थी, तो मनमोहन सिंह जी के रूप में उनके लिए प्रधानमंत्री क्या थे। और ये भी बात है, मैं बड़े दुर्भाग्य, एक चीज और भी हमको ध्यान रखनी चाहिए। ये दौर 2000 के जब अटल जी की सरकार थी, तब भी यही सारे सेट ऑफ जर्नलिस्ट थे जो रूल कर रहे थे। मीडिया में बदलाव नहीं आया था उस वक्त। ये क्योंकि उस वक्त शायद अटल जी बहुत उतना उदार तो होना भी नहीं चाहिए थे जितने उदार शायद वो मीडिया को लेकर थे, या शायद इनका नैरेटिव वो भी नहीं समझ पाए, वो समझ नहीं पाए, या हाँ वो समझ नहीं पाए उनका नैरेटिव के भी, ये मीडिया किस तरह का नैरेटिव, क्योंकि उनको लगता था कि ये भाई एनडीटीवी है, ये बरखा दत्त है, ये राजदीप है, ये सब लोग बड़े ऐसे, लेकिन वो लोग कैसी एजेंडा पत्रकारिता करते थे। धीरे धीरे सोशल मीडिया आया, तब ये लोग बेनकाब होने लगे। तो लगता था कि उस वक्त ये बड़े, क्योंकि बड़े पत्रकार थे, बड़े संपादक थे, तो प्रधानमंत्री के लिए, ये प्रधानमंत्री के साथ बैठ के विमान में जाते थे, विदेश दौरे करते थे। मैं बहुत बार बता चुका हूँ विदेशों में इनको कैसे मुफ्त की शराब पिलाई जाती थी, कैसे ये लोग घूमते थे, अय्याशी करते थे, कैसे इनको जंकेट दिए जाते थे। उसका जिक्र जो है खुद जो है प्रधानमंत्री के मीडिया सलाहकार है संजय बारू ने अपनी किताब में किया कि मीडिया जंकेट। अब मीडिया जंकेट क्या समझ लीजिए, मीडिया जंकेट ये है कि भैया अपने परिवार के साथ विदेश घुमाओ, जाओ, ये टिकट तुम्हारी एयर टिकट है, ये होटल का है, और वहां विदेश मंत्रालय आपको 100 दिन के $100 $500 देगा, जाओ विदेश घुमाओ परिवार। ये सब चलता था। तो ये इनके जलवा जलाल इस तरह के होते थे। प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रपति कार्यालय इनके लिए अपने जैसे थे। और ये भी हमको ध्यान रखना चाहिए कि इतना इनका रैकेट था कि कारगिल वॉर के समय में क्या हुआ था, एनडीटीवी की सेना तक इनके प्रभाव में थी। सेना इनके जो है, सेना में जहां जाना चाहते थे, अपने हेलीकॉप्टर में बैठा के सेना इनको एनडीटीवी के पत्रकारों को ले जाती, कैसे था ये। हाँ। और उसके बाद क्या रिपोर्टिंग होती थी वो आपको बरखा दत्त की रिपोर्टिंग पता है। फिर उसके बाद इनको पद्मश्री मिलते थे, राजदीप को, बरखा को जो पद्मश्री मिला। तो ये सब तो अपने आप में जांच का विषय है कि इनको क्या। और आज की तारीख में फिर मैं कहता हूँ ये उस समय के दौर का था। आज की तारीख में अगर इन लोगों के पर्सनल एसेट्स की अगर जांच हो जाए, इनके अगर इनके जो करोड़ों के इनके मकान हैं, अगर उसकी, ये इनके पास बैंक बैलेंस क्या है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके शायद दुबई में या लंदन, पेरिस में जिनके अपार्टमेंट होंगे। तो अगर इनके एसेट्स की जांच हो जाए, तभी आपको पता चल जाएगा कि उस समय ये लोग क्या कर रहे थे। ये सारी चीजें जो हैं अभी तक ढक की छुपी हैं, लेकिन ये लोग क्या कर रहे थे, इनका जलवा जलाल इस तरह का था। पर बेसिकली ये लोग दलाली कर रहे थे, अगर मैं गलत नहीं कहूँ तो ये लोग दलाली कर रहे थे, और दलाली के इनको पैसे मिल रहे थे, दलाली की इनको सुविधा मिल रही थी। आज हम लोग सवाल करते हैं तो कहते हैं कि हम लोग गोदी मीडिया है। हम तो आज, अगर आपके क्या जलवाए जलाल हैं आज के दिन में जो आपको बोलते हैं, मैं वही पूछना चाहता हूँ, आपके क्या मेरे पास तो अपना ड्राइवर भी नहीं, अभी आपके पास है अपनी गाड़ी चलाते, छोटी सी गाड़ी चला के। हमारे जलवा जलाल ऐसे ही है। तो यही मैं कह रहा हूँ कि किस तरह के जलवा जलाल थे वो आप। तो ये अब मीडिया जंकेट्स और ये सब खत्म हो गए अब? नहीं, अब कहाँ जंकेट, मीडिया जंकेट कुछ नहीं अब। ना। और ये जाते हैं विमान में, अब कुछ नहीं जाते? नहीं, प्रधानमंत्री के विमान में कब नहीं कोई जाते। नहीं, पहले प्रधानमंत्री के विमान में प्रधानमंत्री के साथ पूरा प्रधानमंत्री के साथ करीब 100-150 पत्रकार जाते थे, और जो है उन 100-150 पत्रकारों की, ये लोग जो कहते हैं प्रधानमंत्री विमान में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते। प्रेस कॉन्फ्रेंस ठीक है, उस समय आप प्रधानमंत्री के विमान में बैठकर जा रहे हैं। और ये भी मैं आपको यहाँ पर अच्छा एक चीज़ बोलता हूँ कि आपको, कि ये जो कहते हैं कि पहले प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी शायद एक आखिरी थी, मनमोहन सिंह जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उसके पहले उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, क्या वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी? क्योंकि आपको अगर याद हो तो एक बार प्रधानमंत्री निवास में एक बाकायदा सो कॉल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी मनमोहन सिंह जी के घर पर, और उसमें जो है अर्णब गोस्वामी, मुझे अच्छी तरह से याद है क्योंकि मैं उस वक्त लाइव देख रहा था, हमारे डीडी से एक पत्रकार गई थी और उनको क्वेश्चन दिया गया था कि भाई ये सवाल दिया गया था, ये सवाल भी क्या था, वो शेर दिए गए थे प्रधानमंत्री की शान में, 2 शेर पढ़ने थे, उसके बाद कुछ बोलना था। तो वो जो सो कॉल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसके अंदर अर्णब गोस्वामी ने एक सवाल पूछा था कुछ घोटाले पर, तो मनमोहन सिंह ने उसका जवाब दिया। उसके बाद उन्होंने काउंटर क्वेश्चन किया, मनमोहन सिंह ने उसका भी दूसरा काउंटर क्वेश्चन था, तो प्रधानमंत्री के मीडिया सलाहकार जो थे
उन्होंने कहा कि आप यहाँ पर पीएम को इंटेरोगेट करने नहीं आए हैं, चुप हो जाइए। चुप करा दिया था ना। तो वो ना वो इंटरव्यू था ना प्रेस कॉन्फ्रेंस, आप अपने सवाल भी एक एक सवाल आपने किसी से पूछ लिए। और उसके पहले आप राजदीप के सवाल जो है सोनिया गांधी जी से देख लीजिए क्या सवाल करते थे कि आप दाल कौन सी पसंद थी सोनिया जी को। ये पूछा जाता था कि आपने अच्छा अपनी सासू माँ से आपके कैसे संबंध थे, किचन में आपने खाना बनाना कब सीखा। ये लोग हमको आज बताते हैं कि इंटरव्यू कैसे लेने चाहिए। ये लोग हम हमारे जैसे लोग आज बताते हैं कि मतलब कहते हैं कि ये तो इंटरव्यू है। तो ये सब और ये भी आपने, क्योंकि मेरे पहले इंटरव्यू का जिक्र किया 2014 का, मैं ये भी बता दूं छोटी सी संक्षेप में कि उस समय तक पूरे मीडिया ने ये नैरेटिव बना रखा था, पूरे मीडिया में, कि नरेंद्र मोदी के इंटरव्यू फिक्स होते हैं। आपको अगर याद हो, क्योंकि क्या हुआ, राजदीप, बरखा, ऐसे जो धुरंधर पत्रकार थे, देश के वीर संघवी, इनको इंटरव्यू नहीं मिल रहे थे। तो इन लोगों ने एक नैरेटिव बनाया कि ये तो फिक्स इंटरव्यू होते हैं। तो इसमें मैं भी फंस गया था, क्योंकि मुझे भी लगा था कि ये फिक्स इंटरव्यू होगा क्या। जब मेरे पास टाइम आया तो मुझे उनके ओएसडी ने कहा आप आधा घंटे पहले आ जाइएगा, चर्चा कर लेंगे। तो मुझे लगा शायद ये मेरे से सवाल पूछेंगे कि भाई क्या सवाल पूछने। जब मैं आधा घंटे पहले वहां गया तो मुझे आधा घंटा पहले तो कोई आया नहीं, 15 मिनट पहले उनके ओएसडी आए मोदी जी के, और मैंने उनसे कहा सर आपने मुझे कहा था पहले आ जाओ। बोले हाँ मैंने पहले था, चाय ले लो, पोहा ले लो, नाश्ता कर लो, सुबह सुबह बुलाया ना। तो उन्होंने मुझे चाय नाश्ते के लिए पोहा खाने के लिए भेज दिया। पोहा खाकर आया तो सामने से मोदी जी आए और कहा कि कैसे अशोक शुरू करें इंटरव्यू। तो हमने कुछ डिस्कस, और उसके बाद मैंने जो सवाल पूछे, अगर वो पूरा इंटरव्यू आपने देखा होगा, मेरे कई सवालों पर वो गुस्सा हुए, कई सवाल उन्होंने अप्रिशिएट किए। तो ऐसा नहीं है, तो ये कोई फिक्स, मुझे भी लगा कि कोई फिक्स इंटरव्यू नहीं होता भाई, कोई फिक्स इंटरव्यू नहीं होता। लेकिन आप क्या चाहते हैं, देश के प्रधानमंत्री के सामने बैठ करके क्या हम उनसे बाहें चढ़ा करके और उनके गर्दन पकड़ के सवाल पूछेंगे? आप ये चाहते हो क्या भाई? कर्टसी तो रखनी है, कर्टसी तो आपको रखनी पड़ेगी। और सवाल, कौन सा सवाल पिछले 2024 के चुनाव में कौन सा सवाल था नरेंद्र मोदी से जो पूरे मीडिया ने नहीं पूछा? एक सवाल नहीं पूछा, मैं वही सोचता नहीं पूछा। और दूसरी तरफ मैं इसका जिक्र करना चाहूंगा, एक आपको बताता हूं, शायद 2019 का लोकसभा चुनाव था, रवीश कुमार ने राहुल गांधी का एक छोटा सा इंटरव्यू किया था, मैदान में, खुले मैदान में। आप उस पूरे इंटरव्यू को देख लीजिए। राहुल गांधी उस वक्त कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे। क्या राहुल गांधी से सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए था कि आपकी अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन इतना खराब क्यों रहा? क्या यह सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए था कि कांग्रेस पार्टी 2014 से पहले जो करप्शन केसेस में फंसी, उसके लिए क्या आपने उसमें क्यों आवाज नहीं उठाई? ऐसा कोई सवाल नहीं पूछा गया। वो इंटरव्यू इतना शर्मनाक है, मैं बता रहा हूं आपको क्यों वो बहुत शर्मनाक मुझे लगा। अगर आपको ध्यान हो वो इंटरव्यू, उसमें वो एक मैदान में बैठे हैं, लोग भी हैं, उसमें वो चिल्लाते हैं चौकीदार, और वो चिल्लाते हैं चोर है। यस। और रवीश कुमार मुस्कुरा रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट से इनको झड़प पड़ी है कि आप ये बात बोल नहीं सकते। ऐसी चीज जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने बाद में को करी, इन्होंने इंटरव्यू के दौरान जो लोग बोलते हैं प्रोपेगेंडा, इससे ज्यादा भद्दा प्रोपेगेंडा क्या हो सकता है? और कोई सवाल नहीं, कोई काउंटर नहीं, ये लोग किस बेसिस पे बोल रहे हैं, ये लोग हमको बताते हैं। तो ये डबल स्टैंडर्ड। अब जिसकी बात हुई हमारी रवीश कुमार की, ये एक बहुत करीबी माने जाते थे इनके, और ये बहुत सवाल उठाते हैं कि आजकल तो गोदी मीडिया हो गया है, अब यूट्यूब पे भी आ गए हैं ये, और बहुत एक पूरा एक इन्होंने भी अपना एक इकोसिस्टम तैयार कर लिया। एक रवीश, कभी अजीत अंजुम के आ जाते हैं, कभी अजीत अंजुम रवीश के आते हैं, कभी अभिसार को ले आते हैं। तो इनका तो अभी भी चल रहा है कार्यक्रम। आप क्या सोचते हैं? अभी भी फल फूल रहे हैं ये लोग। इकोसिस्टम बनाइए आप, कोई बात नहीं, आप मिलजुल के काम कीजिए भी से, लेकिन आप झूठ मत बोलिए, मेरा सिर्फ मानना है। इनका इकोसिस्टम अभी भी मजबूत कैसे है अशोक? देखिए, इनका इकोसिस्टम इसलिए मजबूत है क्योंकि इनकी उसके पीछे 2-3 कारण है। एक तो यह है कि भारत के अंदर एक बहुत बड़ा वर्ग जो है, जिसमें बहुत धनपति लोग हैं, जिसमें बहुत इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, वो भारत के अंदर जो हैं इनके सपोर्ट सिस्टम बने हुए हैं। और शायद मैं हो सकता है गलत साबित हो जाऊं, लेकिन मुझे लगता है कि इनका इकोसिस्टम शायद अब टूटे, क्योंकि इनको असली फंडिंग जो है, असली इनका जो सपोर्ट सिस्टम था, वो भारत के बाहर अमेरिका में यूएसएड था, जो आया अभी। अब क्योंकि अमेरिका देखिए बदल रहा है। अभी अमेरिका में क्या हुआ, अमेरिका में कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अंदर जो लोग हमास के सपोर्ट में, उनको निकाल के बाहर फेंक दिया, कहा कि चलो बाहर हो गया।
तो जो वहां पे हमास का सपोर्ट कर रहे थे उनको अमेरिका बर्दाश्त नहीं कर रहा, तो यहां हमास के सपोर्टर्स को पैसा कौन देगा? जाहिर सी बात है उनको टर्की से पैसा आएगा, चाइना से आएगा, लेकिन अमेरिका से। तो मुझे लगता है शायद इनका सपोर्ट सिस्टम थोड़ा वीक पड़े, अभी कहना मुश्किल है, लेकिन है क्या, देखिए भारत, एक बात और करण जी हमको समझनी चाहिए कि भारत को कोई भी बढ़ता हुआ नहीं देख सकता। ना चाइना बढ़ता देख सकता है, ना पाकिस्तान देख सकता है, ना टर्की देख सकता है, ना बांग्लादेश में बैठी जो कट्टरपंथी ताकतें वो देख सकती हैं। तो ये भी हमको समझना चाहिए, इनका इकोसिस्टम ये वाला इकोसिस्टम भी है। मुझे नहीं मालूम, मैंने एक खबर पढ़ी थी जिसमें यह है कि इन लोगों के यूट्यूब चैनल वगैरह भारत से ज्यादा पाकिस्तान में देखे जाते हैं। जी जी जी, बिल्कुल। तो पाकिस्तान में लोग क्योंकि पाकिस्तान में चाहते हैं कि मोदी को कैसे गाली दें, पाकिस्तान में चाहते हैं कि भारतीय सेना को कैसे गाली दें, पाकिस्तान में चाहते हैं कि भारत की बड़ी आर्थिक स्थिति खराब है, तो वो लोग देख देख के बड़े खुश होते हैं कि वो सब चीजें देख करके। तो इनके सपोर्टर बहुत सारे वो हो सकते हैं। और दूसरी बात है, हमको ये भी नहीं बोलना चाहिए, भारत में डेमोक्रेसी है, तो भारत में एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो बीजेपी के खिलाफ है, मोदी के खिलाफ, और होना भी चाहिए। डेमोक्रेसी में किसी को, सबके लिए अपनी आवाज होनी चाहिए। डेमोक्रेसी में अलग बात रखना तो वो है। इनफैक्ट आपके शोज पे भी एक से एक तीखी टिप्पणी हुई, और हमने भी करी कि भाई रोहिंग्यास का डिपोर्टमेंट होना चाहिए, भाई क्यों नहीं हो रहा, 10 साल हो गए, उस पर अलग अलग सवाल होते हैं, एंड इट्स गुड टू बी क्रिटिकल। ये एक जीवंत समाज तो यही है भाई जिसमें हो। पर आपने जो बात कही, ये वो लोग हैं, आपने जब बोला ना चाइना नहीं आगे बढ़ते हुए देखना चाहता, पाकिस्तान नहीं चाहता, बांग्लादेश नहीं चाहता, इसमें ही रवीश कुमार भी आ जाते हैं, आरफा जैसे लोग भी आ जाते हैं, ये सब भी आ जाते हैं जो आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। और उनके लिए आपने एक शब्द बनाया, वो था खान मार्केट गैंग। और आपकी ये जो पुस्तक है बहुत ही जबरदस्त आपने लिखी और बहुत चली भी है, मोदी वर्सेस खान मार्केट गैंग जी। अब ये खान मार्केट गैंग, ये शब्द कैसे इनको आपने कॉइन किया कि भाई ये खान मार्केट गैंग है, जरा ये हमें समझाइए। देखिए, खान मार्केट गैंग तो शायद, अगर मैं गलत नहीं हूं तो अरुण जेटली जी का कॉइन किया शब्द है। अच्छा। जिसको बाद में नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा। बेसिकली लुटियंस मीडिया एक छोटा वर्ग है, क्योंकि उसमें मीडिया के लोग ही आते हैं। लुटियंस मीडिया जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार कहते रहे, लुटियंस मीडिया, क्योंकि लुटियंस मीडिया था जो नहीं चाहता था नरेंद्र मोदी दिल्ली आए, उनको तकलीफ हुई लुटियंस मीडिया को। अब लुटियंस मीडिया के साथ जब और भी लोग जुड़ जाते हैं, इसमें रिटायर्ड जज जुड़ जाते हैं, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट जुड़ जाते हैं, बड़े बड़े धनपतियों के बच्चे जुड़ जाते हैं, तो ये वर्ग बड़ा हो जाता है, तो ये खान मार्केट गैंग बन जाते हैं, क्योंकि ये सब लोग मिलकर काम करते हैं जिस इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं। लेकिन मैं इस खान मार्केट गैंग को न्यूयॉर्क तक ले गया, क्योंकि अब से पहले न्यूयॉर्क टाइम्स, अब भी न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट भी इसमें शामिल है, और यूएसएड भी इसमें शामिल है। जो यूएसएड भारत के खिलाफ पैसा पंप कर रहा था, भारत में शाहीन बाग बना रहा था, भारत में जो है किसान आंदोलन खड़े कर रहे थे, ये सब खान मार्केट गैंग है। तो इस खान मार्केट गैंग को, ये सब इसका हिस्सा है। तो मैं मानता हूं ये पूरा खान मार्केट गैंग है जिनको ये सब बर्दाश्त नहीं होता। ये जो रैंकिंग करने वाली एजेंसियां हैं, वी डैम है जो डेमोक्रेसी बताती है कि कहां बढ़िया है, एक हंगर इंडेक्स है, ये सब खान मार्केट गैंग का हिस्सा है। मजेदार बात तो ये हंगर इंडेक्स की कि श्रीलंका और बांग्लादेश से हम लोग पीछे, जो आज हमसे ले रहे हैं। हैप्पीनेस इंडेक्स में बांग्लादेश हमसे आगे था, अभी हैप्पीनेस वहां पे दिख गई। प्रेस फ्रीडम में तालिबान आ गया है, और डेमोक्रेसी में पाकिस्तान हमसे आगे है। तो ये सारा खान मार्केट गैंग है। अच्छा, और सबसे मजेदार आपको बात बताओ, आपकी ये जो पुस्तक मैंने ली थी, वो भी खान मार्केट से ली थी वहां पर, और वो इतना शॉक्ड हुए, उसके बाद फिर उन्होंने नहीं रखी वहां पर। बाकी जगहों पे बहुत दिखती है, उस जगह पे वो फिर घबरा गए कि अरे यार, वो एक्चुअली लोग समझते नहीं। मैं अभी भी लोगों को लगता है खान मार्केट गैंग मतलब हम खान मार्केट गैंग की बात, ये खान मार्केट से इसका कोई लेना देना नहीं। ये खान मार्केट गैंग एक लार्जर पर्सपेक्टिव है, पर बहुत सटीक है ये। क्योंकि मैंने वहां पर एक आध बुक स्टोर्स पे इन सबको, जो कि नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के होते थे, बड़े बड़े धुरंधर हर्ष मंडार हो गए और ये सब हो गए, जिन्होंने कम्युनल वायलेंस बिल की स्थापना करी थी, इन सबको बहुत देखा है उस जगह पर, बिल्कुल चर्चा करते हुए चाय पे और बैठ के, और सब इंग्लिश टी मंगा के बैठ के बात करते हुए, बहुत देखा है। तो ये मेरा ख्याल है छुआ। आपको लगता है अशोक जी, आप काशी से आए हैं, ठीक, और आपने भारत को बहुत हर तरह से देखा है, बहुत स्ट्रगल भरा दौर रहा है आपका भी, स्वयं का भी, परिवार में ट्रेजेडीज भी हुई, बचपने में गरीबी भी आपने देखी, पिताजी भी 2.5 वर्ष तक मीसा के विरोध में अंडरग्राउंड रहे। आपको लगता है ये जो वर्ग है, जो हार्डन्ड वर्ग है, जैसे आप आए धीरे धीरे, ये अब हिंदुस्तान में जाग रहा है, और जो एलिट्स हैं वो अब टच खो चुके हैं भारत की मिट्टी से? आपको लगता है ये चेंज आया? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि
चीज़ें बदल रही हैं, बहुत तेज़ी से बदल रही हैं। ज़मीन से जुड़े लोग उठकर आ रहे हैं। मैं तो पता नहीं कितना में, लेकिन हर क्षेत्र में आप देखें करण जी, बहुत बहुत ऐसे ग्राउंड से उठकर लोग आ रहे हैं जिन्होंने ज़मीन पर काम किया है, जो भारतीय संस्कृति में, भारत की विरासत में, भारत के आध्यात्म में भरोसा रखते हैं। ऐसे लोग अब उठकर सामने आ रहे हैं जिनको कल तक कोई पूछता नहीं था। तो वो पूरा का पूरा देखिए, हम इकोसिस्टम अभी मीडिया और इंटेलेक्चुअल वर्ग में इकोसिस्टम इनका बना होगा, लेकिन बाकी सब जगह इनका इकोसिस्टम टूट चुका है। आज अगर भारत का एक खिलाड़ी भी जीतने के बाद अगर वो जो है नमन करता है, या अगर विराट कोहली ने अभी सेवा भारती को प्रेज किया, पता नहीं कितने लोगों की कितना खराब लगा होगा, है ना। और अगर विराट कोहली ने और अगर रोहित शर्मा ने कहीं लिख दिया कि कांग्रेस पार्टी को लेकर, क्योंकि कांग्रेस के एक प्रवक्ता ने उनके ऊपर बेहुदा टिप्पणी की, तो वो ये सब चीजें जो हो रही है ना, मुझे लगता है कि अब कोई रोहित शर्मा जैसा खिलाड़ी मान लीजिए, वो जमीन से उठकर आए ना, वो कौन सा कांग्रेस के किसी बड़े बाप का बेटा है कि उसको कांग्रेस की एंट्री मिल गई है। अगर कांग्रेस की एक प्रवक्ता उस रोहित शर्मा के ऊपर बेहुदा टिप्पणी करेगी तो वो राइटफुली जवाब देगा। और जो अपने कौन से वो खिलाड़ी हैं जिनकी वाइफ बीजेपी की विधायक रविंद्र जडेजा किसी के दम पर तो नहीं आया ना, वो जमीन से जुड़ा खिलाड़ी है, वो अपनी मेहनत से आया। जब वो क्रिकेट ग्राउंड में होता है तो उसकी मेहनत, उसकी प्रतिभा दिखती है। तो अगर उसकी वाइफ अगर बीजेपी के टिकट पे जीत जाती है तो इसका मतलब आप उसको रोक लोगे? अगर उसको आस्था है भगवान में, विराट कोहली की आस्था है, वो जाता है एक संत महात्मा के पास जाते हैं, उनको नमन करते हैं, तो विराट कोहली को कोई वो नहीं कर सकता, क्योंकि इनका ओवरऑल इकोसिस्टम देखिए टूट चुका है, ये लोग कमजोर हो चुके हैं। तो एक चीज बहुत आती है अशोक जी, जब भी आपके बारे में मैंने देखा, हमारे जो कांग्रेस के मित्र होते हैं, विपक्ष के होते हैं, वो कहते हैं भाई अशोक जी न्यूट्रल नहीं है। हाँ, तो पहले तो मुझे ये बताइए कि पत्रकारिता में न्यूट्रलिटी चीज होती है, नहीं होती है? क्या होता है पत्रकार? न्यूट्रल हो सकता है क्या, या ऑब्जेक्टिव हो सकता है? आपका क्या नहीं, न्यूट्रल नहीं हो सकता, ऑब्जेक्टिव हो सकता। मैं कोई निष्पक्ष पत्रकारिता नाम की चीज नहीं। आप कहीं तो पक्ष, कहीं तो आपका पक्ष आपका, और दूसरी बात है कि जब मैं रिपोर्टर हूं जी, तब मैं फैक्ट्स के प्रति निष्पक्ष होना चाहिए, कि फैक्ट्स जो हैं उसके प्रति जो भी फैक्ट्स हैं मैं उनके सामने रख दूं। एज ए रिपोर्टर फैक्ट्स के प्रति मैं डिस्टॉर्ट नहीं कर सकता, फैक्चुअली मैं गलत नहीं हो सकता हूं। ये बात एक रिपोर्टर को ध्यान रखनी चाहिए। जब एक संपादक है तो संपादक की एक संपादकीय दृष्टि होती है। मैं फील्ड से 15-20 साल रिपोर्टिंग करके संपादक पहुंचा, तो मेरी एक संपादकीय दृष्टि है। तो उस संपादकीय दृष्टि से मैं अपनी चीजों को देखूंगा, मैं ऑब्जेक्टिव रहूंगा, निष्पक्ष तो मैं नहीं रहूंगा। अगर फर्ज कीजिए कि अगर शाहीन बाग हुआ है और अगर लोग नारे लगा रहे हैं कि सीए कानून आएगा और उससे जो है मुसलमानों को इस देश का नागरिक नहीं माना जाएगा, तो क्या उसमें मैं निष्पक्ष हो जाऊं? मैं उसको फैक्चुअली देखूंगा, और फैक्चुअली क्या है, नागरिकता संशोधन कानून में किसी मुसलमान की नागरिकता नहीं जा रही है। और एज ए एडिटर मैं ये कमेंट करूंगा कि ये पूरा का पूरा फेक है, ये पूरा का पूरा जो शाहीन बाग बनाया गया गलत तथ्यों पे बनाया गया, सिर्फ एक एजेंडा के तहत बनाया गया। अगर मैं ऐसा कह रहा हूं तो आप मुझे फैक्चुअली गलत प्रूव कीजिए ना। इस पे कुछ लोग कहते हैं भाई आपके अपने, आप हैं, हमारे भी अपने फैक्ट चेकर्स हैं आजकल तो मार्केट में खूब सारे उनके फैक्ट चेकर हैं, उनके फैक्ट चेकर रोज फेक न्यूज फैलाते पकड़े जाते हैं। इसमें ही इसी किताब में जो भारत के जो सो कॉल्ड जो एक फैक्ट चेकर हैं जिनको कहा जाता है, ये ऑल्ट न्यूज वाले जो हैं, उनकी 50 से ज्यादा इसमें फेक न्यूज एक्सपोज करी है इसी किताब में। तो आप फैक्ट चेकर हो के फेक न्यूज को कि आप भी एजेंडा चला रहे हैं। और मैं ये कहता हूं, मुझे कई लोगों ने कहा किताब को लेकर, अभी आपको जानकारी के लिए बताऊं, इस किताब का दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम हुआ था जिसमें दिल्ली के वाइस चांसलर, जो यूनिवर्सिटी के वीसी हैं, वो खुद मौजूद थे। उन्होंने पूरी किताब 2 दिन में पढ़ ली और उन्होंने कहा, उन्होंने इस किताब को लेकर बोला। अगले दिन जयराम रमेश उसको ट्वीट करते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऐसी किताबों का जो है प्रचार हो रहा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऐसी किताब का वो हो रहा है। उसके बाद एक नक्सली राइटर है, वो वायर में 2-2 आर्टिकल इस किताब के खिलाफ लिख देते हैं। मैंने उस दिन जयराम रमेश जी को मैंने उनके जवाब में लिखा, मैंने कहा कांग्रेस का इतिहास किताबें बैन करने का रहा है, किताबें पढ़ने का नहीं। मैंने कहा जयराम रमेश जी कि इस किताब को आप पढ़ लीजिए, और पढ़कर आप फैक्चुअली इस किताब में एक भी गलती बताएंगे तो मैं अगली बार से किताबें लिखना बंद कर दूंगा। आप एक गलती तो बताइए फैक्चुअली, आप फैक्चुअल कुछ नहीं बता रहे और आप सीधा किताब का विरोध कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपकी मानसिकता है किताब को बैन करने की। किताब पढ़ने की नहीं है, किताब पढ़ने के लिए होती है, प्रतिबंधित करने के लिए नहीं होती। पत्रकारों से सवाल लिए जाते हैं, पत्रकार प्रतिबंधित करने के लिए नहीं होते।
लेकिन आपका माइंडसेट ही अगर प्रतिबंधित करना का होगा तो भाई तानाशाह तो आप हो। तो ये सारी चीजें इस देश में होती है तो बड़ा अजीब लगता है। आपको जब आप फैक्ट चेकर्स की बात करते हैं तो एक और फैक्ट चेक करने की एक कोशिश करी गई। आपने एक बात कही थी कि 2006 में मेरा ख्याल है आपको मना किया गया था कि आप कलावा ना दिखे आपका स्क्रीन के ऊपर। तो किसी ने फिर क्लिप डाली, आप जानते हैं को किसने, मैं तो नाम ही नहीं लेना ठीक समझता हूं उनका। हाँ, उसने क्लिप डाली कि देखो 2013 में भी अशोक जी ने पहन रखा है। तो ये क्या दिखाना चाह रहे हैं इससे? तो भाई मैंने कहा, मैं तो उसके बाद मैंने तो उतारा ही नहीं। मैंने ये कहा कि हाँ, मुझे कहा गया था कि मैं मेरा कलावा या तो उतार दूं या नजर नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। तो मैंने कलावा को उतार दिया, सॉरी, कलावा को मैंने ढक लिया था। ये 2005 या 6 की बात है। और उसके बाद से अगर आपको 2013 में मेरा कलावा दिखाई दिया तो इसलिए दिखाई दिया क्योंकि 2013 तक मैंने, पहली बात तो मैंने कलावा उतारा नहीं था। दूसरी बात मैं ये मानता हूं उस वक्त तक मैंने, क्या हुआ कि वो जो अधिकारी थे जिनको कलावा, जिन्होंने आदेश दिया था, वो तब तक जा चुके थे। और दूसरी चीज ये थी कि तब मैंने एक कार्यक्रम शुरू किया था जानने का हक करके, जो RTI बेस्ड प्रोग्राम था। और तब मैंने मतलब ऑफिस में डिस्कस हुआ कि भाई ये प्रोग्राम एक ऐसा है जिसमें हम राइट टू इन्फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, तो इसमें थोड़ा सा लुक चेंज होना चाहिए। तो पहली बार उस कार्यक्रम के तहत मैंने जो बाजू है फोल्ड करके, उससे पहले मेरी बाजुएं पूरी ढकी होती थी जिसमें कलावा नहीं दिखता था। तो 2009-10 में जब 10 या 11 में जो है, जब मैंने फोल्ड करनी शुरू की, तब मेरा कलावा दिखा। और उसके बाद उस समय किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया क्योंकि मैंने उसकी बात मानी भी नहीं। मानी इस सेंस में मैंने कलावा उतारा नहीं, फिर से कह रहा हूं। लेकिन जब मुझे ये आदेश दिया गया तो उसके बाद मैंने अपना कलावा दिखाया भी नहीं। समझ गया, सिंपल सी बात है। हाँ, ये जो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कि भाई एक स्टेज थी जब सत्यम शिवम सुंदरम से भी प्रॉब्लम थी इनको, है ना, हटा दिया गया था। उसमें था कि शिवम में तो भाई आराधना आ रही है हिंदू, इस कदर हिंदू नफरत, और आज भी बढ़ती चली गई वो। आपको क्या लगता है अशोक जी, ये नफरत जो है विपक्ष की, बिकॉज विपक्ष डूबती जा रही है, जनता तो इन्हें रिजेक्ट करती जा रही है, ये नफरत फाइनली खत्म होगी, फिर इनका दोबारा से पुनर्जन्म होगा? क्या देखते हैं आप इस समय की राजनीति देखते हुए? बिकॉज एक नेता है जो कहते हैं आई वांट टू फाइट द इंडियन स्टेट, यस, और सनातन को गाली दे रहे हैं, तो इसका चेंज क्या देखते हैं आप? या एक वन पार्टी जो है वही जीतती रहेगी, बिकॉज एक विपक्ष भी चाहिए हमें? देखिए, ऐसा है कि या तो ये सोच खत्म होगी हिंदुओं को गाली देने वाली, या अगर वो सोच खत्म नहीं हुई तो कांग्रेस इसी तरह से, क्योंकि कोई पार्टी खत्म नहीं होती, और इतनी पुरानी पार्टी मैं मानता हूँ खत्म, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी वो रहती है, उसके सर्वाइवर रहते हैं, उसको मानने वाले लोग रहते हैं। और भारत में तो कम्युनिस्ट भी अभी तक सर्वाइव कर रहे हैं। तो इसलिए मैं ये नहीं मानता। लेकिन अगर ये सोच खत्म नहीं हुई तो मेरा मानना है कि बीजेपी चुनाव जीतती रहेगी, कांग्रेस हारती रहेगी। क्योंकि देखिए, अब लोगों के ये समझ में आ गया कि आप मेरे धर्म को गाली दे करके आप नहीं, और अब लोगों की आवाजें भी उठने लगी हैं। आप जैसे लोग हैं जो इसका विरोध करेंगे, मेरे जैसे लोग हैं जो विरोध, आप कुछ भी करिए, लेकिन आप सरकार का विरोध कीजिए, लेकिन मेरे धर्म को गाली क्यों दोगे भाई? आप होली को, मेरे दिवाली पर आप क्यों, मृत्यु कुंभ, मेरे महाकुंभ को, मृत्यु को, तो लोग आपको क्या वोट देंगे? नहीं देंगे लोग। आपको ये समझ में नहीं आ रहा। लेकिन देखिए, कांग्रेस में क्या है, कांग्रेस में हमेशा हर धारा के लोग रहे हैं। कांग्रेस एक टाइम था जब कांग्रेस में एक मध्यम वर्गीय थे, एक राइट विंगर थे, मदन मोहन मालवीय, आखिर जिन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनाया, वो तो यही थे, कांग्रेस के ही नेता थे। अब आप सोचिए, अगर राहुल गांधी होते तो मदन मोहन मालवीय को वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनाने देते? वो तो नहीं बनाने देते। बोले ये तो जो है सेकुलर हिंदू विश्वविद्यालय होगा। तो आज आपको काशी हिंदू विश्वविद्यालय नहीं दिखता अगर मदन मोहन मालवीय या मदन मोहन मालवीय कांग्रेस से निकल के बनाते। तो कांग्रेस में भी ऐसी धारा के लोग थे, लेकिन अब कांग्रेस में ऐसी धारा के लोग बिल्कुल दरकिनार हो गए। और मैं यकीन से आपको बता रहा हूँ, मेरे पास बहुत सारे कांग्रेस के मेरे जो मित्र लोग हैं, जो मेरे, वो आके कहते हैं कि अशोक जी, हम डूब जाएंगे अगर ये पॉलिसी नहीं बदली तो। वो साफ तौर पे कहते हैं कि मेरे पास अभी पिछले हफ्ते हरियाणा कांग्रेस के एक नेता आए थे। उन्होंने कहा कि अशोक जी, मुझे लग रहा है कि, और वो बड़े कट्टर कांग्रेसी हैं, लेकिन उन्होंने कहा अशोक जी, अगर हम लोग नहीं बदलेंगे तो फिर मुझे भी अपना रास्ता बदलना पड़ेगा, क्योंकि मुझे कोई भविष्य नहीं दिखता है। उन्होंने ये भी कहा,
मुझे उस कांग्रेसी नेता ने मुझे ये भी कहा कि अशोक जी, प्रॉब्लम हमारे जैसे लोगों को होती है जो ग्राउंड पे काम कर रहे हैं। बोले ये लोग जो हैं, यानी उनका इशारा कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की तरफ था, शीर्ष परिवार की तरफ था। उन्होंने कहा ये लोग तो राजा महाराजा हैं, इनको ना पैसे की कमी है ना इनको पावर की कमी है। बोले तकलीफ हमारे जैसे लोगों को होती है जो ग्राउंड पर काम कर रहे तो ये लोग जो कांग्रेस के हैं ये कब तक सहते रहेंगे और इनसे आदेश लेते रहेंगे? मेरे ये नहीं समझ रहा। जब आपको और हमें बात पता है 93 चुनाव हार चुके हैं राहुल गांधी जी, अब नहीं अगर हटाएंगे इनको तो कब हटाएंगे? लोग किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? हैं। नहीं देखिए, हटा तो कभी सकते या नहीं। कुछ ऐसी फंसी हुई है लोगों की भी इनके आगे कि भाई इनको हमको ढोना ही पड़ेगा? क्या है ये अशोक जी? देखिए, पूरी एक चीज? तो ये है कि कांग्रेस में मुझे लगता है जो जोड़ है वो गांधी परिवार ही है। लेट्स एक्सेप्ट इट। अगर गांधी परिवार हट जाएगा तो शायद गांधी परिवार वो जोड़ नहीं रहेगा कांग्रेस में, क्योंकि किसी और को तो नेता मानते ही नहीं कांग्रेसी। मान लीजिए सचिन पायलट आ जाए, कितने लोग सचिन पायलट को नेता मानेंगे? क्या डीके शिव कुमार नेता मान लेंगे सचिन पायलट को? नहीं मानेंगे। या डीके शिव कुमार आ जाए तो क्या सचिन पायलट उनको नेता मान लेंगे? एक तो जोड़ जो है ना, क्योंकि वो स्ट्रक्चर नहीं है, आइडियोलॉजी भी नहीं है। आइडियोलॉजी भी नहीं है। या तो आइडियोलॉजी से आप जुड़े हो या उस तरह के स्ट्रक्चर, तो गांधी परिवार उनको जोड़ता है। अब गांधी परिवार जब डिरेल हो चुका है, गांधी परिवार जब बिल्कुल, तो अब कांग्रेसियों के सामने या तो उनकी जी हुजूरी करते हुए उसी में सरवाइव करना है कि देर सवेर शायद किसी की तपस्या काम आ जाए, किसी को राज्यसभा मिल जाए, किसी को विधानसभा की सीट मिल जाए, किसी को कुछ मिल जाए, तो या तो उसी में रहकर सरवाइव करना है, या फिर ऐसे लोग धीरे धीरे अब छोड़ा ना। आखिर आचार्य प्रमोद कृष्णम जैसे लोग यहाँ कांग्रेस के, हाँ, हमारा एपिसोड तो किया अभी। उन्होंने छोड़ा ना। कब तक बर्दाश्त करेंगे? राधिका खेड़ा, रोहन गुप्ता। मैं अभी पिछले दिनों याद कर रहा था, रोहन गुप्ता एक मेरे बीजेपी के एक प्रवक्ता, उनसे बात चल रही थी। रोहन, एक टाइम में जब मैंने दो टूक शुरू किया था तो रोहन गुप्ता और बीजेपी के प्रवक्ता की भयंकर वो हुई थी। तो बीजेपी के प्रवक्ता याद कर रहे थे, यार देखो दो टूक में कितनी भयंकर लड़ाई हुई थी, आज रोहन गुप्ता हमारे साथ हैं। तो ये चीजें होंगी, या तो छोड़ छोड़ के लोग निकलेंगे, नहीं तो कांग्रेस यही करते रहेगी। तो विपक्ष में बैठ रहे हैं तो आप बैठिए, क्या किसने रोका है? विपक्ष तो होना ही चाहिए देश में। अशोक जी, इतने प्रवक्ता आते रहते हैं आपके शो पे, दो टूक इतना कामयाब शो है। पहली बात तो उसने एक तरह से फेस बदला। हमारे यहाँ तो डिबेट्स का कल्चर ही नहीं था दूरदर्शन पे, तो पहली बार डिबेट्स आई। आपको जो आपने डिबेट्स करी हों उनमें से 2-3 एपिसोड आपके कौन से हैं जो आपके बड़े दिल के करीब हैं, जो आपको लगा कि ये एपिसोड बहुत बढ़िया गया था? ऐसे तो कहना मुझे मुश्किल है, लेकिन एक मुझे याद आता है कि सुप्रिया शिनेत एक दिन, जब तक मैं बैन नहीं था उसके पहले, सुप्रिया शिनेत एक दिन मेरे कार्यक्रम में आई थी। तो उन्होंने आने के बाद जब डिबेट चल रही थी, शुरू हुई, जब मैंने उनसे सवाल पूछा तो सुप्रिया शिनेत ने कहा कि ये क्या जुवेनाइल डिबेट आप कर रहे हैं? अच्छा। फिर कहा ये क्या बेवकूफ़ाना मुद्दे पे डिबेट कर रहे हैं? तो मुझे हैरानी हुई, तो मैंने सुप्रिया जी से पूछा, मैंने कहा सुप्रिया जी, मेरे गेस्ट कोऑर्डिनेशन ने आपको विषय बताया होगा, अगर आपको लगता है ये विषय बेवकूफ़ाना है, ये जुवेनाइल है, तो आप मना कर देती। आप डिबेट में आके कह रही हैं कि ये जुवेनाइल है। तो एक दो बार ऐसे बहसा बहसी हुई। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा कि मैंने कहा ही नहीं जुवेनाइल बेवकूफ़ाना डिबेट है। अच्छा। तो अब उन्होंने इतने कॉन्फिडेंस से कहा कि मुझे लगा इन्होंने क्या कहा था, मैं खुद सोचने लगा। तो उस समय मैंने ब्रेक लिया। ब्रेक के बाद मैंने अपनी टीम को कहा, जरा लेट्स चेक कि इन्होंने क्या कहा। तो मुझे मेरे प्रोड्यूसर ने तुरंत बताया चेक करके कि सर इन्होंने कहा बेवकूफ़ाना डिबेट है। मैंने कहा वो जरा क्लिप काटो। तो ब्रेक के बाद हम आए, मैंने कहा सुप्रिया जी आपने बेवकूफ़ाना डिबेट नहीं कहा? बोले नहीं मैंने नहीं कहा। तो मैंने बोला देखिए आपने क्या कहा, हमने वो क्लिप चला दी। अच्छा। और उसके बाद वो जो आग बबूला है, उसके बाद वो मेरे शो में कभी नहीं आई, कभी नहीं आई मेरे शो में। तो ऐसे कई बार होता है, लेकिन कई बार लोग पकड़े जाते हैं। कांग्रेस के एक नेता आए और उन्होंने मेरी डिबेट में एक बार, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, उन्होंने कुछ झूठ बोला कि हमने, हाँ उन्होंने झूठ बोला राम मंदिर को लेकर कि हमने तो राम मंदिर पर जो है दूसरा एफिडेविट दिया था कांग्रेस ने। होता क्या है, देखिए नेता लोग क्या करते हैं, डिबेट के अंदर अक्सर झूठ बोल के बच निकलते हैं। एंकर्स की ये चतुराई भी होनी चाहिए, एंकर को इतने रिसर्च भी होनी चाहिए, कर्तव्य होना चाहिए, मेरे कर्तव्य भी होना चाहिए। अगर वो झूठ बोल के जा रहा तो उसको ना निकलने दे। तो उन्होंने झूठ बोल के निकलना चाहा, झूठ बोल के निकलना चाहा, तो उन्होंने कहा कि हमने तो दूसरा एफिडेविट बाद में दिया था, उसको विड्रॉ कर लिया था। एक बार तो मैं कंफ्यूज हुआ, फिर मैंने कहा ऐसा कोई, मैंने रिकॉल किया, फिर मैंने उनसे कहा नहीं निकालिए।
उन्होंने बोला मैं आपको निकाल के दे दूंगा, गूगल पे निकाल के दे दूंगा। मैंने ब्रेक ले लिया, ब्रेक के बाद मैं उनको उठ के चला गया, मैंने कहा मेरा मोबाइल लो, निकाल। उन्होंने कहा मेरा मोबाइल चार्ज हो रहा है, मैंने अपना मोबाइल दे दिया, मैंने कहा इसमें से निकाल। तो वो जो उनका झूठ छोड़ना पकड़ा, नहीं आपने, हाँ, आपने छोड़ना सोच नहीं। लिया था, छोड़ना नहीं। फिर अभी एक समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, उन्होंने दूसरी बार किया मेरी डिबेट में, उन्होंने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मुसलमान आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे। मैंने उनको कहा भाई साहब गलत बोल रहे हैं आप, मुसलमान मंगलसूत्र, उन्होंने कहा घुसपैठिए, मुसलमान वर्ड नहीं नहीं मसद। तो उसके बाद उन्होंने कहा मैं आपको डिबेट खत्म हो जाए तो मैं आपको निकाल के दे दूंगा। मैंने बोला अब भी मैं आपको ब्रेक देता हूं, आप 2 मिनट निकाल के दीजिए, नहीं तो मैं अभी ठोकूंगा और फिर छोड़ूंगा नहीं। तो मैंने कहा मैं जो 2 टूक में झूठ आपका पकड़ूंगा भी और उसके बाद टोकूंगा भी, ठोकूंगा भी, लेकिन झूठ नहीं बोलने दूंगा। तो ये तो मुझे लगता है कि शायद 2 टूक की एक कामयाबी है कि हम तुरंत फैक्ट चेक कर देते हैं। ये एक बहुत बड़ी चीज है। ये मेरी हमेशा दरख्वास्त रहती है जिन जिन शोज पे मैं जाता रहता हूं कि भाई फैक्ट चेक करो। एग्जैक्टली हम तो भाई पढ़ के सही चीज बोल रहे हैं, एविडेंस के साथ बोल रहे हैं, वो अपना कुछ भी बोल हाँ, के मुझे याद है आप भी शायद मेरे एक शो में आए थे, तो वहां भी आपने एक फैक्ट चेक किया था उस समय। हाँ। तो ये मुझे लगता है सबकी जिम्मेदारी है, और इसलिए मुझे लगता है कि आप जैसे लोग भी आते हैं ना, तो एक अच्छा होता है कि उसी समय तुरंत कोई चीज गलत बोली तो आपने फैक्ट चेक कर दिया और तुरंत पकड़ लिया। विपक्ष की तरफ से अशोक जी कौन एक है प्रवक्ता या कोई वो जिसको आपको देख के लगता हो भाई ये लॉजिकल बात करते हैं, जो मतलब अच्छा डिफेंड करते हैं जितना भी कर सकते हैं? हु इज दैट वन वॉइस जो आपको लगता है कि चलो फिर भी इस पूरे में जहां सब कुछ भी अनर्गल बोल रहे हैं एक सेंसिबल वॉइस है? नहीं, देखिए सेंसिबल वॉइस विपक्ष में वैसे तो कहीं है। जैसे मैं हमेशा बहुत जिनको पसंद करता हूं, सचिन पायलट बहुत सेंसिबल बात करते हैं। उमर अब्दुल्ला भी सेंसिबल बात करने लगे, अगर कश्मीर को छोड़कर वो करते हैं तो। उनका कश्मीर का जो उनका जो पुराना वो है ना, जो उसको लेकर के उमर अब्दुल्ला भी कई बार सेंसिबल बात करते हैं। इधर तो सेंसिबल कर रहे हैं। हाँ, इधर उनको, क्योंकि उनको समझ में आ गया कि भाई वो क्या है, तो वो कई बार वो सेंसिबल बात करते हैं उमर अब्दुल्ला। सचिन पायलट सेंसिबल बात करते हैं। पवन खेड़ा कई बार सेंसिबल बात करते हैं, कई बार। लेकिन अभी उन्होंने जो बयान दिया, मुझे लगता है इससे बेवकूफाना बयान नहीं हो सकता। अभी पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बयान दिया, मैं मिलना नहीं चाहूंगा। हाँ, क्या मैं मिलना नहीं चाहूंगा क्योंकि वो जो है वो मास लीडर नहीं है। अरे भैया, जो आदमी 3 बार जो तुम्हें 65 साल के बाद हुआ है ये, तुम्हें हर चुनाव में पटक के तुम्हें मार रहा है, और तुम कह रहे हो मोदी मास। तुम ये कह सकते थे भाई मैं मोदी जी से इसलिए नहीं मिलना चाहता, मेरी आइडियोलॉजी मैच नहीं करती है, समझ में आता है। लेकिन वो पवन खेड़ा जैसे व्यक्ति ने इतना बेवकूफाना बयान दे दिया, तो मुझे लगा इनको हो क्या गया। आप कह रहे हैं मास लीडर नहीं है, या फिर नफरत है, या फिर वो तपस्या पूरी कर रहे हैं अपनी, क्योंकि जिस तपस्या की कमी के कारण वो राज्यसभा नहीं पहुंच पाए, तो मुझे लगता है वो तपस्या पूरी कर रहे हैं, उसके लिए कह दिया। तो सेंसिबल वॉइस है विपक्ष में, बहुत अच्छे नेता भी हैं। मैं इसीलिए मानता हूं, देखिए मैं सच बताऊं तो, अगर या तो राहुल गांधी रास्ते पर आ जाएं, रास्ते पे आने का मतलब है कि वो हिंदुओं के खिलाफ ये जो बदजुबानी होती है, बदसलूकी होती है, ऐसा बयान, अगर डीएमके बोल रही है कि भैया तमिल की हम सनातन को समूल नाश करेंगे, यहाँ से राहुल गांधी अगर आवाज उठाएं कि नहीं सनातन की अपनी, हाँ, अगर राहुल गांधी सेंसिबल राजनीति करने लगे, या कोई सेंसिबल नेता कांग्रेस की बागडोर संभाल ले जिसमें कांग्रेसी नेतृत्व करें, तो मुझे लगता है सेंसिबल वॉइस विपक्ष में है। कई है, मैं आपको बताऊं, विपक्ष क्या, विपक्ष के हित में तहसीन आए थे यहाँ पर, तहसीन पूनावाला। अरे बाबा, सचमुच, अब मैं उनका नाम भूल रहा था, आई एम सॉरी। वो आपके शो की चर्चा कर रहे थे, कह रहे थे मुझे बहुत अच्छा लगता है वहां, कभी आवाज नहीं दबाई गई, खुल के मैं सबसे ज्यादा बोलता हूँ वहां, उन्होंने कहा। तो अब पर वो नहीं सपोर्ट कर सकते कि सनातन के बारे में ऐसा बोल दो, बिल्कुल क्यों नहीं ये लोग आके बोलते। आई थिंक विपक्ष में भी बहुत वॉइसेस हैं, जो आपने नाम लिया, मैं सच कह रहा हूं, अगर कांग्रेस के पास, राहुल गांधी के पास तहसीन पूनावाला जैसे राजनीतिक उनके सलाहकार हो जाएं, तो मुझे लगता है कांग्रेस बदल जाएगी, तो बहुत कुछ कर सकती है। वो सेंसिबल चीजों पर करते हैं, और कई बार हम उनको काट नहीं पाते क्योंकि वो फैक्ट्स पे बात करते हैं और सेंसिबल बात करते हैं, गलत को गलत कहते हैं। तो ऐसी बहुत सेंसिबल वॉइस है विपक्ष में, लेकिन दुर्भाग्य से नहीं सुधरना चाहते तो हम क्या कर सकते हैं, या उनकी कोई परेशानी है। देखिए, कोई चीज है जो कांग्रेस को इतनी एक्सट्रीम में ले जा रही है, इतनी एक्सट्रीम में कि कांग्रेस जो है अर्बन नक्सल बन गई है, इतनी एक्सट्रीम में कोई चीज है जो ले जा रही है। या तो राहुल गांधी का वास्तव में चीन से कोई पैक्ट है, या इनको वास्तव में जो सोरोस का पैसा मिल रहा है उस पैसे का दबाव है, या इनकी आइडियोलॉजी ऐसी है, या वास्तव में इनको हिंदुओं से इतनी नफरत है। कोई चीज है जो इनको बार बार ये चीज करने पे मजबूर कर रही है, क्योंकि 93 चुनाव हारने के बाद तो कुछ बुद्धि आ जाती है।
93 चुनाव हारने के बाद तो आपको समझ आ जाता है आज क्यों हार रहे हैं आप। हरियाणा में आप कह रहे थे कि आप हरियाणा में इसलिए हारे क्योंकि अब हरियाणा के लोकल बॉडी चुनाव में आपको दोबारा अंडा मिला है। 10 में 1 मिली है शायद? नहीं, एक भी नहीं मिली, एक भी निर्दलीय की। दिल्ली में आपका 0-0-0-0 अंडा मिला है। हर जीरो अलग है पिछले से, वो कह रहे हैं। तो कुछ तो अकल आ जाती, लेकिन अगर अकल नहीं आ रही है तो कोई कारण है, वो एक अलग जांच का विषय है। तो अशोक जी, ये लोग तो अपनी जांच कर लेंगे, पर आपने जो इंट्रोस्पेक्ट करके और चीजें करके आपका करियर अगर मैं देखूं ना, इतने दौर हैं उसके अंदर, विल इट बी फेयर टू से कि 2015 के बाद से जब आपका दो टूक आया, दो टूक कब का आया था? 2016। हाँ, 2016 में जब हाँ, वहां पे भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगे थे, उसके बाद से आई थिंक आना स्टार्ट। ये जो फेज है जो पिछले 8-9 वर्ष का है, ये सबसे सेटिस्फाइंग फेज है? आप खुश हैं या और कुछ है जो आप अभी अचीव करना चाहते हैं? अशोक जी को हम यहां से कहां जाते हुए देखते हैं? करण जी देखिए, मैं संतुष्ट हूं। मैं आज जो कर पा रहा हूं, मुझे लग रहा है मैं देश की और अपने धर्म की, अपने समाज की कुछ सेवा कर पा रहा हूं। अगर समाज में, देश में मेरे धर्म को गाली देने वाले, भारत की विरासत को गाली देने वाले लोग हैं, अगर मैं उनको एक्सपोज कर रहा हूं, अगर भारत के खिलाफ काम करने वाले लोग हैं, भारतीय सेना को गाली देने वाले, अगर मैं उनको लोगों के सामने एक्सपोज कर रहा हूं, तो मेरे लिए बड़ा सेटिस्फाइंग चीज़ है जी। लेकिन आगे क्या होगा मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं सच बता रहा हूं आपको, मैं जहां तक पहुंचा हूं, मैं आज ये मानता हूं कि मैं जहां पर पहुंचा, ईश्वर ने जो रास्ता मेरे लिए बनाया, मैं इस रास्ते पे नहीं आना चाहता था। मतलब मैं शायद कुछ और करता या कुछ और बनता। मैं जहां तक आया हूं, मुझे ईश्वर लेके आया। मैं अब रोज ये मैं मानता हूं, मेरा अगला दिन भी भगवान तय करेगा कि कहां मुझे ले जाना है, क्या करना है। ईश्वर जो, मैं अपनी ओर से मेहनत करता हूं। मेरी एक चीज है करण जी, ये मैं बता दूंगा लोगों को, मैं मेहनत करने में कभी कोई कसर नहीं। मैं दिन में 18 घंटे काम करता हूँ। 18 घंटे। मेरे ऑफिस में लोग बोलते हैं कि अगर अशोक को कोई काम दे दो तो वो 100% हो जाएगा। मेरे ऑफिस में लोग बोलते हैं अशोक को आंख बूंद करके दे दो, हो जाए। मेरे ऑफिस में लोग बोलते हैं अशोक को सुबह 6 बजे से लेकर रात 12 बजे तक कराते रहो, ये कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। तो इसलिए क्योंकि मुझे मैं मेहनत करता हूँ, बाकी काम ईश्वर करता है, और मैं ईमानदारी से काम करता हूँ, वो बाकी चीजें भगवान करता है, तो आगे भी भगवान रास्ता दिखाएगा मुझे, वो जिस रास्ते ले जाएगा। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि मेरी जिंदगी, मुझे ऐसा वक्त ना आए कि जब मैं मृत्यु शैया पर हूं तो मुझे लगे कि मेरी जिंदगी बेकार गई। ऐसा वक्त ना मेरी जिंदगी में आए। बाकी मुझे कोई चिंता नहीं। आपका जीवन बहुत ही सार्थक रहा है अशोक जी, और अभी आपको हम सबका मार्गदर्शन करना है, और मीडिया में जो आप योगदान दे रहे हैं, आने वाले कई समय तक आपको देना है। मैंने आपसे जैसे शुरुआत में कहा था, आप वो एक रेफरेंस पॉइंट हैं जिससे हमें पता लगता है कि भाई परिवर्तन कितना हुआ। और मुझे बड़ी खुशी है कि आज आप उस परिवर्तन के बिल्कुल बीचों बीच हैं, और हम सबको भी इंस्पायर कर रहे हैं। और जैसे आपने कहा था कि मैं ठोकूंगा भी, 2 टूक भी करूंगा, वो करते चलिए, बिकॉज देश को उसकी जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी। मैं बस ईश्वर से यही कामना करता हूं आपको और शक्ति मिले और आप हम लोग को और प्रेरित करें। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया। अशोक श्रीवास्तव जी बेबाक तरीके से हमेशा बात करते हैं, कभी ना झुके हैं, ना थमे हैं, ना मुड़े हैं, और यही हमारी कामना है कि ये आगे बढ़ें, हम सबको प्रेरित करें। पत्रकारिता, जैसे कहा जाता है, चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, उस चौथे स्तंभ को भी बचाए रखने के लिए, संरक्षण के लिए अशोक जी जैसे लोगों की जरूरत है। हमें बताइएगा आपको ये एपिसोड कैसा लगा, कमेंट्स में बताइएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बताइए किन किन से हम आपका साक्षात्कार करें। थैंक यू।